बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने ये प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से करना है। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एनर्जाइज रहती है और आपने जो दिन के टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो आप आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। और दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो है वो यंग जनरेशन में काफ़ी जो है मसाइल आ रहे हैं, हार्ट की डिजीज़ पैदा हो रही हैं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं प्रोग्राम में, वो बारहा ये बताते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो लाजमी जो है वो अपनी मामूल का हिस्सा बनाएं। 1 घंटा या आधा घंटा अपनी सेहत के लिए लाजमी अपनी रूटीन से निकालें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करनी है। आज हमारे साथ दो बड़े अहम गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ कराता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब, जो कि चेयरमैन हैं तहरीक सूबा मुल्तान के। इनसे आज ये बात करेंगे कि क्यों जो है वो एक अलहदा सूबा की ज़रूरत है, हमें क्या अलहदा सूबा बनाने से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली और जो दीगर मसाइल हैं वो क्या हमारे हल हो जाएंगे, ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों क्यों ना इससे बेहतर हो कि लोकल गवर्नमेंट के पास फ़ंड्स चले जाएं। एक अलहदा सूबा बनाने से एक्सचेकर पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोझ बढ़ता है, अलहदा पूरा सिस्टम खड़ा करना पड़ता है। तो इस सारे अवामिल पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई एक नया सूबा बनाने से हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अनवर, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इनसे जो मुल्तान में डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं उस पर हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। मुल्तान में बिज़नेस एवेन्यूज़ बनाए जा रहे हैं, मुल्तान में ग्रीन बसेस का ऐलान किया जा रहा है। इन्हीं के साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं। मुल्तान में डेंगू के मरीज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या उनको जो है वो बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो तफसील गुफ्तगू करेंगे। मैं अपना आगाज़ जो है वो राव अब्दुल क़य्यूम साहब से करूँगा और उनसे जो है वो सूबे के हवाले से और उनकी पार्टी का जो मंशूर है बुनियादी वो क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू धामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज रोई पे मुझे बुलाया। आप अक्सर बुलाते रहते हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। बाकी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से बांध लो ताकि तफरका ना करो। तो हमारी जो ये गैर सियासी तंजीम है तहरीक सूबा मुल्तान, हम इस पे तकरीबन कोई 12-13 साल से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, तकरीबन 12.5 करोड़ की आबादी है, यानी कि निस्फ पाकिस्तान है। हम चाहते हैं कि इसमें इंतज़ामी तौर पे इसका सूबा बना दिया जाए, ठीक है। ताकि जो मसाइल हमारे यहाँ हैं और जो हम महरूमियों का शिकार हैं वो ना रहें। जो हमारे काम लाहौर जाके हों वो मुल्तान में हो जाएं और इर्द गिर्द के तमाम लोग जो महरूमियों का शिकार रहे हैं, अभी तक भी हैं, वो इनकी जो महरूमियाँ हैं ख़त्म हो जाएँ। उसका आसान सा हल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने पिछले अरसे में एक तहरीक करारदाद पास की थी जिसमें 2 सूबों का ऐलान किया था, जिसमें एक बहावलपुर और एक मुल्तान। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये अफोर्ड करती है तो 2 सूबे बना दें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वो सूबे बना दें ताकि जितना छोटा सूबा होगा उतना ही लोगों की इंतज़ामी अमूर मजबूती से काम करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि चोरियाँ डकैतियाँ अक्सर होती हैं, ये क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमारा जो कंट्रोल है वो इंतज़ामिया पर नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई डकैती चोरी होती है। अगर ये छोटे सूबे होंगे, लोगों की पहुंच में होंगे, वज़ीर आला बिल्कुल नज़दीक होगा, मिल सकते हैं, गवर्नर से मिल सकते हैं, कमिश्नर से मिल, तमाम लोग आपस में हम आहंगी रहेगी। जब हम आहंगी रहेगी तो ये जो काम ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, एक सिक्के का दूसरा रुख इसमें ये होता है, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बात की कि क्यों ना जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको बहाल कर दिया जाए, उन तक पैसा जो है वो उन तक फंड्स पहुंचे। जैसे अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की बात की जा रही थी, इसमें कुछ एक्ट्स में कुछ तरमीम करने के बाद कुछ नई पावर्स दी गई, तो वो क्या बेहतर नहीं है? एक अलहदा सूबा बनाना, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करना, नए कमिश्नर ऑफिस, नई असम्बलीज़ के लिए, नए जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस, नई असम्बलीज़ के लिए पैसा मुख्तस करना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक्सचेकर पर बोझ बनता है। आपने बहुत अच्छी बात की। बल्दियाती निज़ाम चूँकि ग्रास रूट लेवल पे होता है जी। इससे पहले मुशर्रफ दौर में ये हुआ था, बहुत अच्छा चला था, लेकिन वो तजर्बा करते जा रहे हैं, क्योंकि जो MP MNA हज़रात का काम ये नहीं है। बिल्कुल, उनका काम लेजिस्लेशन करना है। हमारे मुल्क की हमारे लिए अलमिया है कि जो हमारे MNA MP हज़रात हैं वो इतने इन्वॉल्व हैं कि एक 500 फुट की सोलिंग भी जो लगाते हैं वो कहते हैं हमने लगाई है, हालांकि कौम की ख़जाना इनका काम ही नहीं है, ये काम बल्दियाती इदारों का ही है। अगर ये ऐसा कर दें तो इसमें अच्छी बात है, लेकिन सूबा बनाने का फिर भी फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस तरह हमारा पानी का निज़ाम है, हमारी जो तकसीम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। और बल्दियाती निज़ाम तो इतना बेहतरीन है कि बहुत ही कमाल है, क्योंकि इसमें ना आपका जो एक छोटा सा मौज़ा होता है उसमें 6 काउंसलर हैं, 10 काउंसलर हैं, 12 काउंसलर हैं, तो हर बंदे की हर काम पे नज़र होती है
और करप्शन का भी खात्मा हो जाता है। क्योंकि जब किसी काम का एस्टिमेट बनता है, तखमीना लगता है, तो उस बंदे को, उस आवाम को, कौंसलर को, मेंबर को, चेयरमैन को पता होता है कि मेरे हलके में इतने पैसे लगे हैं और इतना काम होगा, ये 500 फुट सोलिंग लगेगी, तो उसकी निगाह उस सड़क पे होती है। जब तक ये 500 फुट काम मुकम्मल नहीं होगा वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा, तो उसमें फिर 2 नंबरी नहीं होगी। तो बहुत अच्छा निज़ाम है और लोगों के अप्रोच में भी है। एक चेयरमैन वहीं बैठता है मौके पे, गांव का बंदा होता है, जाता है, उसे अपना काम करा के आ जाता है। मिसालती अदालतें उसमें साथ साथ होती हैं, पंचायतें होती हैं, तो लोग जो इधर थाने, तहसील, कचहरी में भागते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और लोग वहीं बैठकर इस काम को करना पसंद करते हैं कि हमारे मसले इधर ही हल हो जाएँ। अदालतों का हाल तो आपके सामने ही है कि 50-50 साल नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, लेकिन लोगों के फ़ैसले नहीं होते। इस तरह करने से लोगों के फ़ैसले उनकी दहलीज़ पर मिल जाएंगे। ठीक है सर, जब हम साउथ पंजाब के सूबे की बात करते हैं तो उसमें बुनियादी ये मसला आता है कि मुल्तान को उसका गढ़ बनाना है या बहावलपुर को उसका गढ़ बनाना है। दूसरा, अगर आज हम एक नया सूबा बना देते हैं तो कितने सूबे फिर हमारे मुल्क में, तो दूसरी भी बनाने की वो शुरू हो जाएगा कि आज हमारा इधर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं तो उधर भी सूबा बना दें, तो वो एक मुल्क के अंदर तो एक अनरेस्ट की सिचुएशन नहीं पैदा हो जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखो ना, मुल्तान के हवाले से तो ये है कि आपके तकरीबन 70% तो काम हो चुके हैं जो एक सूबे को दरकार हैं। क्योंकि आपका जो इधर अपनी ये क्या बनाया था, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया था उन्होंने, उसकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सारी हो गई है। फिर हमारे यहाँ जो कचहरी की जो बनी थी इमारतें खाली पड़ी हैं, वो तो आपको इतना कंसिडर करने की पड़ती ही नहीं। फिर हमारे यहाँ जो जिस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास पहले ऑलरेडी मौजूद है, पीसी होटल हैं, मतलब जो चीज़ें, अपना स्टेडियम है, किले हैं, हमारे पास तो वो तमाम चीज़ें हैं जो सूबे को चाहिए, सिर्फ एक ऐलान ही करना है। और देखना, अभी हमारे यहाँ सेक्रेटरी बिठाए हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी। उससे पहले जो इमरान खान के दौर में उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने सेक्रेटरी बिठाए थे यहाँ, लेकिन चलो कुछ ना कुछ हो रहा था। अब भी वो एक अच्छी शुरुआत थी, अब ये भी उसको चलाएं, सुबह बनाते, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें इनका फ़ायदा ही है, मुल्क का फ़ायदा है, आवाम का। लेकिन सुबह लिसानियत पर ना बने, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी बात करनी चाहिए। पहले पाकिस्तानी है, बाद में सूबे हैं। सुबह हम सिर्फ इस नीयत से बना रहे हैं कि इंतज़ामी अमूर हमारे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से बनने चाहिए, उसके अलावा किसी और ग्राउंड पे नहीं बनना चाहिए, किसी नाम पे नहीं बनने चाहिए। ठीक है, राव क़य्यूम शाह के नाम पे ना बने, ये सरायकिस्तान पे ना बने, माजिस्तान पे ना बने, एक ऐसा नाम बना दें जो सबको काबिल कबूल हो। ठीक। मेरे अक्सर दोस्त यहाँ कहते हैं जी ये ना वो सिंध सुबह बना हुआ है सिंधियों के नाम पे, बलूचिस्तान बना बलूचियों के नाम पे, पंजाब बना पंजाबियों के नाम पे, ऐसी बात नहीं है। जब हम मैट्रिक के स्टूडेंट थे ना, तो एक किताब में हम पढ़ते थे कि पंजाब, जी, पंजाब का मतलब था 5 दरियाओं की ज़मीन, तो उसके नाम पे पंजाब है, ना कि पंजाबियों पे। ये हमारे अपने ज़हन की इफ्तरा है कि इसका हम क्या मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने पहले एक तजर्बा करके देख लिया है, कराची में जो हालात हुए, कौमियत के बेस पे जो लोग नारा लगाया, महाजर कौमी मूवमेंट बनी, तो कितने लोग वहाँ मारे गए, शहीद हुए, कैसे कैसे काम हुआ। तो हम चाहते हैं कि पंजाब में वैसा काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में, इस इलाके में, इस खित्ते में ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ लोकल महाजर सब भाई भाई हैं। ठीक, और उनके आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्ती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा भला समझता हो। यहाँ हमारे कुछ दोस्तों ने सरायकिस्तान के नाम पे इलेक्शन भी लड़ा, किसी को 200 वोट पड़े, किसी को 300 पड़े। वही मैं यहाँ की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। जानना चाहूँगा जुनैद साहब से, जुनैद साहब ग्राउंड की रियलिटी क्या है? क्या आवाम में ये पजीराई है या उस तरह वो मकबूल नहीं है कि अलहदा सूबा बनाया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल जो है वो हल किए जाएँ, लोकल गवर्नमेंट को जो है वो बहाल किया जाए? ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप बिल्कुल, राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब ने एक बड़ी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। सबसे पहले जो है वो सूबे जो है वो वक्त की ज़रूरत है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि 1947 से 4 सूबे चलते आ रहे हैं और अब जो आबादी का तनासुब है कि 13 करोड़ लगभग के करीब पंजाब की आबादी, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा गाली भी पंजाब को पड़ती है कि शायद वो पंजाब जो है वसाइल पर काबिज़ है। हम जिस खित्ते में रहते हैं, यहाँ के लोगों का भी ये ख्याल है कि हमारा जो बजट है या जो हमारी जो ज़्यादा शेयरिंग है वो लाहौर और अपर पंजाब तक जो है वो चली जाती है। इसका बेहतरीन हल ये है कि जो सूबे बनने चाहिए, वक्त भी यही कहता है, और उसके साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी यही, और वफाक भी सूबे बनने से मज़बूत होता है। जहाँ तक बात है कि वसाइल कहाँ से आएंगे, तो यकीनी तौर पर जब सूबे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा मजबूत होगी तो टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगी। आज अब मुल्तान के अंदर टैक्स फ्री जोन का ऐलान कर दें, स्पेसिफिक एक जगह आप जो है वो बना दें, और आप देखें कि जैसे ही इंडस्ट्री लगेगी और उसके बाद रोज़गार भी आएगा। ये हमारा वो खित्ता है जो अनाज उगाता है। बदकिस्मती से ये खित्ता अनाज उगाता है, मगर पेस्टिसाइड कंपनियाँ सारी लाहौर के अंदर हैं या कराची के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जानवर की परवरिश होती है, यहाँ पर जानवर तैयार होता है, मगर बदकिस्मती से उसका गोश्त जो है वो ज़िबा होने के लिए या लाहौर जाता है या वो कराची जाता है। तो अगर ये यहाँ पर इख्तियारात मौजूद हो, यहाँ की हुकूमत हो, यहाँ पर
अवामी नुमाइंदे इतने ताकतवर हों, तो ये सब काम जब यहाँ हो गए तो यहाँ वसाइल भी आएगा, यहाँ से टैक्स भी जाएगा और यहाँ से हम अपने अखराजात भी निकाल सकते हैं। राव साहब ने जिस तरह फरमाया कि अगर एक फ़ाइल आपने अपनी साइन करवानी हो तो आपको 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर जाना पड़ता है। एक दिन वो साहब नहीं बैठा तो वापस आएंगे और अगले दिन फिर आप जाएंगे, मतलब एक फ़ाइल के दस्तखत के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है। साबका दौरे हुकूमत में एक सिविल सेक्रेटेरिएट के नाम से यहाँ एक बनाया गया, यहाँ एक बेख्तियार जो है वो सेक्रेटरीज बिठाए गए, मगर अगर उनको भी इख्तियारात दे दिए जाते हैं, वो बेख्तियारात सेक्रेटरी बैठने से भी लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो गई। मगर मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत ने जो है, जैसे ये मौजूदा हुकूमत जो है इसके हवाले से देखने में आता है कि यहाँ पर जो है वो सूबे के हवाले से जो आवाज़ थी, जो कोशिशें थी, जो वो एक जिद्दोजहद जारी थी, वो किसी हद तक जो है वो दबती हुई दिखाई दी। वहीं पर एक मेरे ख्याल से आपने शायद ब्रेक पर जाना है। नहीं जनाब, मैं एक सवाल इसमें काउंटर सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे सर ने बात की कि यहाँ पर तो पार्टीज़ मौजूद हैं जिन्होंने इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़े कि हम जो है वो सूबे की एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अवाम में उसको उस तरह वोट नहीं पड़े, तो इससे जब अवाम का वोट नहीं मिलता तो अंदाज़ा यही लगाया जाता है शायद अवाम में पजीराई नहीं है इस पूरे कॉन्सेप्ट की। अवाम के मसाइल कुछ हो रहे हैं, ये कुछ लोगों का, चंद लोगों का मुतालबा है जिसको जो है वो पेश किया जा रहा है। आपको याद होगा साहब दौरे हुकूमत में एक आज़ाद लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया था और वो सूबा तहरीक के हवाले से ही था, और वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे, और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो वज़ीर आज़म बनने के बाद 100 दिन के अंदर सूबा बनाएंगे। वो ज़ाहिर है अवामी नुमाइंदों पर अवाम का प्रेशर था, तो ही वो उन्होंने एक अपना एक ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया। और जुनैद साहब यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जो तहरीक सूबा मुल्तान है उसकी अफादियत के ऊपर कि क्या मुल्तान को वाकई एक सूबे की ज़रूरत है। मैंने जुनैद भाई से एक सवाल किया था कि अगर एक आवाम में पजीराई होती इस कॉन्सेप्ट की तो लोगों ने इलेक्शंस लड़े थे, उनको जो है वो वोट मिलते, लेकिन हमें ये नज़र आया ग्राउंड रियलिटी ये थी कि वोट्स उस तरह उस कॉन्सेप्ट को नहीं मिले। तो इससे ये पता चलता है कि आवाम में इस नई सूबा बनाने की कोई तहरीक की कितनी पजीराई नहीं है। जुनैद भाई मैं चाहूँगा आप इसी बात का जवाब दें। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। मुख्तसरन ये बात है कि यहाँ से जिसने भी मुंतखब होना होता है तो उसको ये बात अपने स्लोगन में शामिल करनी पड़ती है कि वो अलहदा सूबे के लिए जो है वो काम करेगा। ज़ाहिर है अवाम के अंदर ये इस चीज़ की डिमांड पाई जाती है तो वो मुतालबा होता है, जो भी लीडर, कोई नेशनल लीडर जो भी साउथ पंजाब आता है उसको अजरक पहननी पड़ती है, नीली अजरक पहननी पड़ती है और उसको अलहदा सूबे की भी बात करनी पड़ती है। साबका हुकूमत ने 100 दिन के अंदर सूबा बनाने का वादा किया, 100 दिन गुजर गए, फिर 300 दिन गुजरे और फिर हुकूमत चली गई और सूबा ना बना। वो वादा ही क्या जो वफा हो। मौजूदा हुकूमत ने उस पर भी एक कदम आगे बढ़ाया। जहां हम एक सूबे की डिमांड करते थे, इन्होंने कहा हम 2 सूबे बनाएंगे और 2 सूबों की करारदाद भी जो है वो मंजूर करा दी। मगर हुकूमत ये बताने से कासिर है, क्योंकि अगर 2 सूबे बनते हैं तो वो सेनेट में किस तरह जो है वो भावलपुर सूबा जो है वो अपना स्टेक रख सकेगा। तो ये एक लंबी बहस है। राव अब्दुल कयूम साहब जो है वो तहरीक सूबा मुल्तान को लीड करते हैं। हमारे कुछ सराइकी दोस्त हैं और उन्होंने बेशुमार अपनी सराइकी जो है वो तहरीकें बनाई हुई हैं और बज़ाहिर जो है वो एक लसानियत की तरफ जाते हैं तो आवाम उनको फिर मुस्तरद करती है। हमारे यहाँ जो है वो यकीनी तौर पर लोग चाहते हैं कि कारोबार बढ़े, यहाँ पर सूबा हो, उनके मसाइल हल हों, बल्दियाती सतह पर हल हो और उसके अलावा मकामी हुकूमतों की सतह पर हों, सूबाई हुकूमतों की सतह पर हल हो। मगर लोग यहाँ पर लसानियत नहीं चाहते। ये ख़ित्ता जो है वो मोहब्बत, अमन, भाईचारे और उसके साथ साथ जो है वो लसानी बुनियादों से पाक ख़ित्ता है और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स और यहाँ पर जो सियासत हो वो इससे पाक हो। यही वजह है कि उनको उस तरीके से आवाम से वो पजीराई नहीं मिलती। मगर आवाम ये ज़रूर चाहते हैं कि अलहदा सूबा होना चाहिए, लसानी बुनियादों पर ना हो, इंतज़ामी बुनियादों पर हो। कम अज़ कम जो आपने सेक्रेटेरिएट बनाया था उसको ही मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखा जाता, लोगों को लाहौर यात्राओं से जो है वो बचाया जाता और उनके मसाइल जो है उनकी दहलीज़ पर हल हो जाते तो काफ़ी हद तक लोगों के शिकवे जो है वो
दूर हो सकते थे। मगर अभी भी वक्त है कि जो है वो पंजाब को इंतज़ामी यूनिट्स की सूरत में या तो तकसीम किया जाए। अब तो बल्कि एक और मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि जो पंजाब है उसकी तकसीम जो है आबादी के लिहाज से डिविजनल सतह पर की जाए और डिविजनल सतह पर जो है वो सूबे बनाए जाएँ। तो यकीनी तौर पर अब एक देखें कि अब एक डिवीज़न में कितनी तादाद है। अब एक जो वज़ीर आला है वो 13 करोड़ के सूबे को किस तरह लीड कर सकती है। वो वही बात है कि जो वज़ीर आला लाहौर में बैठा है उसकी नज़र रहीम यार ख्वाबे उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उसकी अपर पंजाब पे नज़र है, उसकी मुल्तान पे उस तरीके से नज़र नहीं है जिस तरह उसकी लाहौर के अंदर नज़र है, जिस तरह उसकी पिंडी के अंदर नज़र है, जिस तरह वो गुजरात के ऊपर फोकस किए हुए उस तरीके से वो मुल्तान पर फोकस नहीं कर सकता। फिर यही वजह है कि जब इन खित्तों पे फोकस नहीं होता, यहाँ पर जो है वो फंड्स आते हैं तो उसके वो आवाम तक उस बेनिफिट्स आवाम तक उस तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस तरीके से अब वक्त की ज़रूरत भी है, ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर जो है वो तकसीम की जाए और नया सूबा जो है वो बनाया जाए। जुनैद साहब बड़ी इस पे हम गुफ्तगू करें, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने गुफ्तगू करनी है। मुल्तान में एक बिज़नेस एवेन्यू बनाया जा रहा है, वो क्या है, कहाँ पर बनाया जा रहा है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करेगा। जो नए हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिन लोगों ने पहले से हमारे उनके बिज़नेस हैं, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव भी है कि मुल्तान एवेन्यू बनाई जा रही है और जो मुल्तान एवेन्यू है वो सैदावाला बाईपास जो कि नादरन बाईपास मेट्रो स्टेशन जहाँ पर मौजूद है वहाँ से शुरू होगा और सऊ चौक तक जाएगा। ये लगभग 8 किलोमीटर का एक वो बनता है जिसके ऊपर ट्रैक्स भी, वॉकिंग ट्रैक्स भी मौजूद होंगे, बिज़नेस हब भी होगा, अच्छा फूड एरियाज़ भी होंगे और उसके साथ साथ जो दीगर जो प्लाजे जो बनेंगे वो भी जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में बनाए जाएंगे और जदीद उसको देख कर बनाए जाएंगे। बेशुमार इसके अंदर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी है कि इसका आवाम को और एक आम कारोबारी को जो है वो किस तरह उसका फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्तान एवेन्यू जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसकी और अभी उसने बनना शुरू होना है, अभी से उसके रेट जो है वो आसमान पर बातें करना शुरू हो गए। इन्वेस्टर हजरात जो है वो उन्होंने मैदान में कदम रखा है। यकीनी तौर पर ज़ाहिर इन्वेस्टर जो आता है वो अपना प्रॉफिट देख कर आता है, कारोबार करने आता है, मगर कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि आम जो नया कारोबारी है जो या जो उस मुल्तान एवेन्यू से जो फ़ायदा है वो एक आम सारिफ को भी होना चाहिए। जब हम मुल्तान एवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें इंतज़ामिया की तरफ से फिर क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये तो अगर चलें एक प्राइवेट सेक्टर है वो वहाँ पर अपने बिजनेसेस भी बना रहे हैं, वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया जो है वो आपको सड़क 8 किलोमीटर की बना कर देगी, उस सड़क को डेवलप करके देगी, उस सड़क के इर्द गिर्द आपको ग्रीनरी देगी, आपको वॉकिंग ट्रैक्स देगी, 2 रोया सड़क में भी इजाफा किया जा रहा है। तो मतलब इंतज़ामिया तो उस रोड को बेहतर बना रही हो। उनका कहना है कि ये आपको लाहौर का माल रोड हो या इस्लामाबाद का ब्लू एरिया हो तो आपको ये उस टाइप का जो है वो जगह जो सहूलियात आपको दी जाएंगी, इंतज़ामिया रोड भी देगी, सर्विस रोड भी देगी। मतलब आप इसकी उसको अहमियत को समझें इस वक्त, क्योंकि इससे कुछ ही फासले पर DHA और सिटी हाउसिंग मौजूद है, उससे दूसरी तरफ जो है वो गुलगश्त मौजूद होगा, फिर ये मॉडल टाउन, वापडा टाउन, ये रॉयल ऑर्चर्ड को, ये तमाम जो है ये रोड सऊ चौक तक 8 किलोमीटर का ये एक सफ़र है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक अच्छा इनिशिएटिव भी है और जहाँ पर हम तनकीद करते हैं वहाँ पर एक इनिशिएटिव की तारीफ भी बनती है। तो अल्लाह करे कि जो इंतज़ामिया ने सोचा, जो हुकूमत ने सोचा और जो आवाम तवक्कुआत लगाए हुए हैं वो सारी इस रूट से पूरी। अच्छा, ये तो एक बिज़नेस एवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा मुल्तान में दीगर रेनोवेशन का काम भी जारी है, कुछ चौक्स को रेनोवेट किया जा रहा है। अब वहाँ कोई और मंसूबे इस तरह के बुनियादें जो मुख्तस किए गए हैं, कोई फ़ंड्स 4 अरब की हम सुन रहे थे कि मुल्तान के लिए फ़ंड्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं, उसमें दीगर मंसूबे क्या हैं मुल्तान के लिए? बुनियादी तौर पर मुल्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो सेवरेज का और वासा का मसला है। तकरीबन 20 अरब रुपए का जो पैकेज है वो सेवरेज के हवाले से मिलने जा रहा है और ये एक खुशाइंदा है कि अगर मुल्तान का सेवरेज सिस्टम ठीक हो जाए तो बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश हो और हमारा पूरा शहर डूब जाता है। अभी तक गली मोहल्लों के अंदर पानी खड़ा रहता है। बाज़ तो ऐसी आबादियाँ, अब तो पोश आबादियों तक का जो सेवरेज निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोगों के घर, उनकी जो इमारतें हैं वो बैठना शुरू हो गई हैं, उनकी कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। ये मसला हल हो जाए तो बेहतरीन है। उसके अलावा
चूँकि मुल्तान के हवाले से जहाँ तक बात की जाती है कि इस टाइम मुल्तान को जो मैंडेट है वो अपोजिशन के पास है, यहाँ से हुक्मरान जमात जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसकी बायस जो है ज़ाहिर है फिर मुल्तान को उस तरीके से पजीराई या उस तरीके से वो उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मगर इस सब के बावजूद किसी हद तक जिस तरह मुल्तान एवेन्यू है, मुल्तान विहाड़ी रोड है, दुनियापुर रोड है और उसके साथ साथ जिस तरह वासा का एक 20 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है और उसके अलावा मुख्तलिफ ये चौका चौराहों की जो डेकोरेशन की आप बात करें तो एक माइनर से ये है, मगर ये भी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और ये तो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर जो है वो किया जा रहा है। तो अगर ये 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स भी इस दौरे हुकूमत के अंदर हो जाएं तो ये जैसे आपने विहाड़ी अपोजिशन रोड में की, रहते हुए हाँ, अच्छी चीज़ मिल जाएगी। वाकई विहाड़ी रोड की आपने बात की, अरसा दराज से वो टूट फूट का शिकार था, उसको बनाया जा रहा है। मैं खैर डस्ट फ्री रोड उसको करार दिया गया है कि डस्ट फ्री रोड बनाया जाएगा। दूसरा वास्तव में मैं चाहूँगा मजीद रोशनी डालें, कोई हमारे साथ मौजूद थे हमारे दूसरे रिपोर्टर गोहर रहमान शेख साहब, वो बात कर रहे थे कि कुछ तबादले भी हुए हैं यहाँ पर, इसके इंतजामी स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जा रहा है, तो उसकी क्या राय है? एमडी वासा का तबादला हुआ है। एमडी वासा के हवाले से जो शिकायत थी कि वो एक तो अपनी मनपसंद उनकी जानिब से भर्तियां थी, फिर वो मुख्तलिफ जो डिस्पोजल पर जो लोग थे उनको वो अपनी मतलब वो था, फिर उसके अलावा शहर में जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बेहतर नहीं था। जो मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली की जानिब से एमडी वासा जो थे उनकी शिकायत की गई, ख़ास तौर पर जो सैयद बाबर शाह हैं उनकी जानिब से जो है वो साबका एमडी वासा के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर में शिकायत की गई और उसके बाद जो है उनका तबादला हुआ। तो यकीनी तौर पर तबादले जो है वो ब्यूरोक्रेसी में एक रूटीन का एक वो है तो उनका तबादला हुआ। अब नए साहब जो आए हैं, अब उम्मीद करते हैं कि वो जो मसाइल शहर के जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो अवामी तवक्कुआत हैं उन पर वो पूरा उतरेंगे और उन मसाइल को जो है वो हल कराएंगे। सिर्फ वासा का जो चार्ज लेना है वो एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है और वो कहते हैं कि एक कांटों से भरी हुई उनकी वो कुर्सी है क्योंकि मसाइल बहुत हैं। आप देखें कि इस वक्त जो है वो फिंगर टिप्स पे गिना जा सकता है कि मुल्तान के वो आबादी जिसमें शरीफपुरा है, जिसके अंदर समीजाबाद है, जिसके अंदर यूनियन कौंसल 20 है, जिसके अंदर राइटर्स कॉलोनी है, ये वो इलाके हैं, मंजूराबाद हैं जिनके अंदर 24 घंटे जो है वो सीवरेज के मसाइल है। सीवरेज के बहुत संगीन लोग जो है पानी जो सीवरेज के पानी उनके घरों में दाखिल हो चुका है और वो उसी में जो है वो रहने पर मजबूर है। तो ये जल्द अज जल्द जो है वो इनके मसाइल हल करने और उम्मीद करते हैं कि ये जो नए अफसरान आ रहे हैं इंशाल्लाह जो है वो जैसे फंड से मुख्तस किए जा रहे हैं तो मसाइल जो है सीवरेज के बड़ा एक जो बड़ा बुनियादी मसला है वो हल किया जाएगा। नाज़रीन, मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हम गुफ्तगू करें, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जुनैद साहब से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त नए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ राक़यूम साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे कि नया सूबा जो है वो मुल्तान के किस तरह मसाइल को जो है वो हल कर सकते हैं। उनसे यही तफसीलन जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा मुल्तान का मसला के वासा का मसला है, इसी तरह दीगर अजला में भी जनूबी पंजाब के काफ़ी छोटे छोटे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे, काफ़ी अरसे दराज से वो मसाइल वैसे जू के दू हैं। तो क्या एक नया सूबा बनाने से वो मसाइल हल हो जाएंगे, इस तरह आसानी पैदा होगी? एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाएं जनाब, जो इस तरह के मसाइल होते हैं छोटे, जो दहलीज़ पर हल करने वाले होते हैं, वो किस तरह हल हो जाते हैं जब एक नया सूबा बना दिया जाता है, उसकी एक वज़ा कर दी जाती है, डोमेन जो है? हाँ भाई, जैसे कि जुनैद भाई ने बताया कि अब मुल्तान में जो हमारी इक़्तिदार की मेन पे हज़रात अब नहीं हैं, अपोजिशन में हैं, लेकिन फिर भी जो हुकूमत है मरीम नवाज़ बड़े बड़े स्टेप ले रही है। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है, बल्कि मेरी क्या इस हल्के की इस पूरे अवाम की ख्वाहिश है कि मरीम नवाज़ एक ऐसा इशू एक और खड़ा कर ले कि सूबा भी बना दे, क्योंकि जैसे उसने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि आपका ये सुथरा पंजाब और ये अपना जो TDCCD क्या है, ये CCD वाले टिकेटियाँ को टैंक में बंदे मार रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। चोर डकैती को डरे हुए हैं, तो इसी तरह अगर सुबह बन जाएगा तो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाएगा इस हवाले से कि हमारी जो पहुँच है वो वज़ीर आला के साथ, गवर्नर के साथ हमारी नज़दीक हो जाएगा काम। और जो यहाँ का मकामी बंदा समझता है
वहाँ लाहौर का बंदा या किसी और जगह का बंदा नहीं समझता कि हमारे क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि भाई जुनैद ने बताया कि वासा का काम है, ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल कि जब हम घर से निकलते हैं, हमने 10-10 करोड़ के घर बनाए होते हैं और पानी का मसला हल ना हो तो उसका क्या हाल होगा उस घर वाले का। और ख़ास तौर पर जो इन्होंने नाम लिए मंजूराबाद और ये मासूम शाह रोड पे और दौलत गेट की तरफ अंदर जाएँ, वहाँ कैसे हालात हैं। बल्कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं मॉडल टाउन, उनमें भी ऐसे हैं, बारिशों के दिनों में वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा सेंटर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और सुबह तो हमारा इसलिए भी ज़रूरी है, अब हमारे किसान हैं वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका अगर कोई बिजली का रेट है और लोग तय करते हैं, उनके गंदम का रेट और लोग तय करते हैं, जो भी वो कुछ करेंगे सब कुछ, वो मजदूरी सब कुछ बैठ के लोग तय करते हैं। जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तो उसका रेट भी और लोग तैयार करते हैं। उस बेचारे किसान को ये अख्तियार नहीं है कि अपनी गंदम व फसल जो चीज़ भी उगाता है उसका रेट वो खुद बना ले, नहीं बना सकता, इसलिए वो लाश में जाता है। तो जो चूँकि हमारा ये ज़री मुल्क है, फिर ये इलाका सारा किसानों का है, इसमें ज़्यादातर हमारा ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि किसान पिस गया है, बिजली महंगी है, पानी है नहीं, और लोग नहरों का हाल आपके सामने है नहीं है। तो अब हुकूमत जब हमारे सूबा बन जाएगा तो हमारे जो मसाइल यहाँ हल हो जाएंगे। अच्छा जनाब, आपकी तहरीक जो है वो उसमें उसकी डोमेन क्या है, कहाँ से किन अजला का जो है आप चाहते हैं कि इसका एक इकट्ठा करके एक सूबा बना दिया जाए? हम चाह रहे थे कि हमारे ना 3 डिवीज़न इकट्ठे हो जाएँ। ठीक है, मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न। ओके। इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी और को शामिल करते हैं, दूसरे सूबे को इसमें शामिल करते हैं तो उसमें रुकावटें शुमार होती हैं। अब अगर इसको बढ़ाना भी चाहें तो ये मियाँ वाले तक आ सकते हैं, जंग आ सकता है, नज़दीक साहिवाल को ले सकते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो 3 डिवीज़न ही है, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न। ये तीनों डिवीज़न एक हो गए, इनका एक जगह किसी जगह भी एक इनका सेक्रेटरी बना दिया जाए। मुल्तान शहर में ना सही, मुल्तान से बाहर बस्ती मुल्क के साथ बना दें या कि नज़दीक और 2 तरह में बना दें, काफ़ी जगह पड़ी है, इशू नहीं है, कायम मकाम का मसला नहीं है, सुबह ज़रूरी है। ठीक है जनाब, सूबा तो ज़रूरी है, लेकिन एक इस तरह के मसाइल जो हमने दिखे थे पिछली हुकूमतों में भी कि बहावलपुर और मुल्तान का एक तनाज़ा शुरू हो गया था कि किस को गढ़ बनाया जाए। तो इन मसाइल से निपटने के लिए आप क्या क्या लाए अमल है? अगर सूबा बनाने की तरफ जाते हैं तो ये मसाइल तो आएंगे फिर? मसाइल तो खुद मसाइल तो हल कर, क्योंकि मुल्तान में वो ज़राए हैं, वो चीज़ें हैं जो सूबे में दरकार हैं। अभी बहावलपुर में वो चीज़ें नहीं है। यानी जैसे कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मुल्तान में है, या बड़े बड़े हमारे स्टेडियम हैं, या होटलिंग है, बड़े बड़े रोड्स हैं। जिस तरह आपने भाई ने बताया कि अभी हमारा ये इसे क्या नाम बताया, मुल्तान एवेन्यू जो बनाया है, इसमें पार्किंग भी है। अब देखें ना, अगर हम गुलगश्त, हमारा ब्रांड जो है गुलगश्त बिज़नेस के लिहाज से हब है, लेकिन अब वहाँ आपको जाने के लिए बिल्कुल एक ड्राइवर ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आप वहाँ साथ में आप गाड़ी लेके जाने का तो पार्किंग बंदा की जगह सोच ही नहीं सकता, वहाँ तो बंदा पैदल जाता है। ये कि आप गवर्नमेंट पैदल ही का काम चलते है हैं। कि वहाँ उन्होंने पार्किंग भी रखी है उस रोड में ना, ये ज़रूरी है। तो देखो ना, अब इतना कंजस्टेड हो गया, अब ये अब DHA कामयाब होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है? यही वजह है, यहाँ इतना जगह नहीं बैठने की। अब जो लोग वहाँ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, उसको एक ड्राइवर रखो, शॉपिंग करे, पीछे गाड़ी गायब होती है। बिल्कुल, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ के जो अवामी लीडर हैं, फर्ज करा भाई जुनैद MP बन गया, तो ये नीचे से ग्रास रूट लेवल से लोग गए हुए हैं, इनको एहसास है कि हमारे क्या क्या काम है, तो ये काम अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह फिर जो हमारा फ़ंड बढ़ जाएगा, हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूलों में अब और जाके जिस हम जाके पढ़ते हैं, वो कोशिश करते शायद मैं CS कर जाऊंगा। जब यहाँ हमारे लोग होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ होगा, यहाँ के बच्चे बनेंगे, यहाँ के बच्चे DC बनेंगे, यहाँ के बच्चे कमिश्नर बनेंगे, SP बनेंगे, यहाँ के बनेंगे ना जी, इनका कोटा होगा। तो जब यहाँ के लोग होंगे उनको एहसास भी होगा कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे काम भी होंगे। ठीक है जनाब, इस जैसे मसाइल की बात कर रहे हैं आपने, जिन चीज़ों की बात की, तो अभी तक इस तरफ निशानदेही भी लोग करते हैं, इधर से वोट भी, जैसे जुनैद साहब बता रहे थे कि वोट भी लेके यहाँ से दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर मसाइल क्या आते हैं, क्यों जो है वो सूबा नहीं बनाया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिवली सारे पॉइंट्स वो बता रहे हैं जिसमें बन देना चाहिए था, अभी तक काफ़ी देर हो गई। असल में ना लोगों के जहन में ये बात है कि ये सूबा जो है पार्टियाँ बना सकते हैं, बड़ी पार्टियाँ। जब इलेक्शन का दौर आता है तो बड़ी पार्टियाँ इस सूबे के नाम को इतना उठाती हैं कि एक ही लोगों के जहन में होता है सूबा बन गया। लेकिन जब वो MNA हजरात बन जाते हैं, हुकूमतें बन जाती हैं, फिर इस टॉपिक को बातें नहीं करते। आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले आपके रोही ने एक बड़ा स्लोगन चलाया था, आप भूल गए हैं, आपको याद कराते हैं। याद है जी आपको? जी। वो 100 दिन वाला वादा वो नहीं हुआ। जैसे रोही ने तकरीबन उनको 1 साल पूरा ही चलाया, ऐसे ही चलता रहा, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन लोग चाहते हैं, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि यार ये ना मुल्क के इस्तेकाम के लिए बने, फिरका वारिद ना हो। बिल्कुल, लसानियत की बुनियाद पे ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे हो, उसकी बुनियाद पे हो। इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी हैं
और पाकिस्तानियत के नाम पे ये बनना चाहिए, क्योंकि जो फेडरल होता है, वफाक होता है, वो सूबे जितने ज़्यादा होंगे उतना मजबूत होगा। और हमारा जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, पानी का निज़ाम देखो ना, अब हमारे मुल्तान में इतनी इंडस्ट्री है छोटे लेवल पे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप पूरे अंदरून शहर चले जाएं, आपको हर घर में ना टक टक की आवाज़ आएगी, वो धागा बन रहा है, हर घर में तीसरे चौथे घर में धागा बन रहा है। अगर उसकी सरपरस्ती की जाए, यहाँ तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी वो पावर लूम इंडस्ट्री बिठा दी गई है, जो हमारे बड़े बड़े थे ना टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हैं सारी, लेकिन वो छोटे तौर लोग कर रहे हैं, उनको सहूलतें नहीं हैं। अगर उनको सहूलतें मिलेंगी, एक खड्डी वाला 2 खड्डी वाला काम कर रहा है। जुनैद साहब, जैसे सर कह रहे हैं कि सहूलतें नहीं है, क्या सहूलतें हमारी एक मैक्रो क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की इस तरह की है उसकी वजह से नहीं है, या हमारे इस खित्ते की तरफ कुछ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है, इसकी वजह से वो मसाइल जो है वो खड़े हो रहे हैं? बुनियादी तौर पर ऐसा नज़र आता है कि क्योंकि पूरी मुल्क में हमारे यहाँ बहरहाल इकॉनमी जो है वो कोई एक बड़े बहरान से गुजरी है, अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ हम आ गए हैं, एक बूम और बस्ट का जो हमारा साइकिल होता है, बूम की तरफ हम चल रहे हैं, इसको हम ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। लेकिन क्या वो जो इकॉनमी के कुछ मसाइल हमारे पैदा हो गए थे उसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री को दबाव हुआ, या हमारे साथ ये सूबा ना बनाने की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल की वजह से मसाइल हुए? हम जिस तरह पहले हम उस वक्त से शो के आगाज़ से डिस्कस करें कि हमारा ये ख़ित्ता माला माल है, ये अनाज उगाता है, ये लोगों का पेट पालता है, मगर ये पीछे क्यों है? क्या इस खित्ते को इक़्तिदार में शेयर नहीं मिला? तो हरगिज़ जो है ये बात गलत है। इस खित्ते को इक़्तिदार में यहाँ से वज़ीर आज़म भी रहे, यहाँ से वज़राए आला भी रहे, यहाँ से स्पीकर्स भी रहे, गवर्नर्स भी रहे, फिर ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो भी मुंतखब होता है हमारा नुमाइंदा, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी तरह लाहौर सेट हो जाए या इस्लामाबाद में घर बन जाए। अब से कुछ अर्सा कबल एक फार्मूला तय था कि मुल्तान के अंदर जिसके पास 5 करोड़ रुपया आ जाता है ना, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो लाहौर जाके वो उसको सेटल हो जाए। अब वो 5 को 10 कर लें कि 10 करोड़ जिसके पास आता है तो उसकी ब्रेक जो है वो लाहौर जाके रुकती है। किसी ने अच्छी शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए आप लाहौर जाते हैं। उसकी वजह एक ये है कि आपने अपना जो रेवेन्यू है हमने वो उठा के ख़ुद भी अपर पंजाब की तरफ अपना रेवेन्यू ले गए हैं। जिसने अच्छा कारोबार करना है उसने जो है बेशक वो यहाँ से काम मुल्तान कर रहा होगा मगर उसका ऑफिस लाहौर होगा, ऑफिस लाहौर ना भी हो मगर उसने एड्रेस वहाँ का ज़रूर लिखा होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ से देखें, यहाँ से जो वज़ीर आज़म रहे उनके घर लाहौर हैं, उनके घर इस्लामाबाद हैं। आपने कभी सुना है कि लाहौर का कोई MP या लाहौर का MNA या लाहौर का किसी ब्यूरोक्रेट ने अपना घर साउथ पंजाब में आके बनाया हो? यहाँ से आप पूछ लें, किसी भी आप साहब के पास चल जाएं, उसका मुलाजिम आपको गेट पर चौकीदार बताएगा जी साहब तो लाहौर कोठी ते वदेन। तो ये जब ये जो वो है प्रॉब्लम जो है कि जब तक हम अपने खित्ते को खुद ऑन नहीं करेंगे, इस खित्ते से मोहब्बत नहीं करेंगे, इस खित्ते से जो है वो लगाव नहीं होगा और इस खित्ते के अंदर रोज़गार नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक ये रोना चलता रहेगा। अच्छा, इसका ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब अलहदा सूबा बन जाएगा, जब सूबा होगा, जब यहाँ असम्बली होगी, जब यहाँ पर वज़ीर आला बैठेगा, जब यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उसके मतहत होगी, उसको ज़्यादा भागना पड़ेगा, जब यहाँ पर इंसाफ की फराहमी ज़्यादा आसान हो जाएगी, तब लोग अपना सरमाया वहाँ से यहाँ लेकर आने में आसानी फील करेंगे। कईम साहब, आप एक बात कर रहे थे, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि हमारी एक गैर सियासी जो है वो तहरीक है, हम सियासत का हिस्सा, लेकिन जब तक सियासत का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, लोगों से वोट नहीं लेंगे, तो किस तरह आप ये मसाइल हल कर सकते हैं? आप आएँ, वोट लें, अपने अवाम में आपकी पसीराई है। देखो ना, अब हमारे इस आवाज़ उठाने से एक फ़र्क ये पड़ गया, हम बेशक सियासी तौर पे हमने नहीं किया, लेकिन हमने अवामी तौर पे किया। अब हमारी आवाज़ इतनी फैली है, लोग जहाँ भी जाते थे MNA MP हज़रात, लोग उनसे हमारे बगैर कहे ये बात करते थे कि जनाब आप सुबह के बारे में क्या कर रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं, बिल्कुल वो उस वक्त वो वादे कर लेते हैं कि नहीं जनाब हम सुबह आपका बनाएंगे। अब देखें ना, हमारे इतने बागात हैं, यहाँ हमारा आम है, अगर हमारे यहाँ सुबह हो और यहाँ अच्छी तरीके से उसकी जो वैरायटी है वो हम बाहर भेजें अच्छे तरीके से, तो उसकी इनकम मुल्तान में आएगी ना। बिल्कुल, फसल हमारी है, जो हमारा बड़ा किसान है उसका तो बीज ले लेते हैं, उसका तो अच्छा रेट उसको मिल जाता है। जो बाकी लोग हैं वो तो बेचारे ऐसे बेचते हैं, आपके सामने ही है। अगर यहाँ की तमाम जो हमारे फंड्स हैं यहीं इस्तेमाल होंगे तो फिर ये नहीं होगा ना कि जून में जो पैसे आए और जून में वापस चले गए। बिल्कुल, फिर ये नहीं होगा। फिर जो आपकी ADP बनेगी तो वो यहाँ लगेगी, और जब लगेगी तो आपको सड़कें, रोड सब कुछ बनता नज़र आएगा। अब देखो ना, हमारे इतने पैसे आते हैं महकमा इरीगेशन में, आपने कभी देखा कोई नई रोड, नई नहरें बन रही हैं? कोई बनी है? तो करोड़ों रुपए का बजट होता है
वो सिर्फ सलाब ज़िदगान के शक में चला जाता है, पता नहीं वो डालते हैं नहीं डालते वल्ला, लेकिन जब वो पैसे आते हैं जून में ख़त्म हो जाते हैं। और अभी जो इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फंड लग रहे हैं। अदरवाइज़ ये होता था कि मई में उन्होंने ऐलान करना, जून में पैसे आने, अभी वर्क आर्डर होने, जून ख़त्म हो जाना और पैसे लैप्स हो जाने, फिर वो 2 साल उसकी नई तरीके से करें। यानी कि इस तरह इनको रखा है इस सूबे को, पूरे को, साउथ को। ठीक है। अच्छा, हम अब जब जनूबी पंजाब के सूबे की बात करते हैं तो बुनियादी हम मसाइल का जिक्र करते हैं। जैसे अभी हमारी पूरी गुफ्तगू में हमने मुल्तान के मसाइल का जिक्र की, दीगर जो अज़ला हैं उनके जो मसाइल हैं वो किस तरह हल होते हैं जब रिसोर्सेज हैं, तो फिर उनका मुतालबा ये शुरू हो जाएगा कि हम मुल्तान तक किस तरह चल के जाएँ। हमारा अलहदा डिवीज़न की बुनियाद पर, जैसे जुनैद भाई बात कर रहे थे, एक तहरीक जो है स्टार्ट हो रही है कि डिवीज़न की बुनियाद पर सूबे बनाए जाएँ, तो फिर इस तरह तो वही शुरू हो जाएगा। अब जो बंदा फ़र्ज़ कर हमारा रेमियार का बैठा है, उसको मुल्तान आना आसान है। अब मोटरवे बन गया है, अब 2 घंटे में तो चला जाता है ना। अब जिस तरह हमारा राजनपुर है, ये आखिरी हमारी बाउंड्री यही है, बिल्कुल, यहाँ से लोग आने में कोई मुश्किल नहीं है। फिर वहाँ के अवामी नुमाइंदे भी होंगे, बात करेंगे। फिर चूँकि यहाँ का जो हमारा लोकल एरिया है, मुल्तानी एरिया है, मदीनत औलिया का शहर है, इसमें लोग आना पसंद करते हैं, इसको वैसे ही पसंद करते हैं। बाकी छोटे छोटे शहर हैं, इतना बड़ा शहर मुल्तान के अलावा कोई भी नहीं है। जितना बड़ा मुल्तान है, ना डीजी खां है ना बहावलपुर है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जनूबी पंजाब इसलिए आबादी के लिहाज से देखा जाए, फिर ये हब भी है, सेंटर भी है, फिर वो सहूलतें भी हैं यहाँ बाकी अभी औरों के मुकाबले में। अगर ये हो जाएगा तो मज़ीद भी हो जाएगा। फिर कम से कम ये नहीं होगा कि जी अगर हमारा 2 अरब का बजट है तो कम से कम हम हर ज़िले में उसको तक़सीम तो करेंगे ना। हमें पता होगा कि डीजी खां रह गया है, राजनपुर रह गया है, लिया रह गया है, मुजफ्फरगढ़ रह गया है, बहावलपुर रह गया है, भवलनगर, ये लोगों को पता होगा। अब तो हम कोई पूछ ही नहीं सकता। हमारे MP वैसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे बेचारे। ऐसे तो मरियम नवाज़ साहब की मेहरबानी है कि मुल्तान को प्रोजेक्ट दे रही हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान के जो तहरीक सूबा मुल्तान है उसके हवाले से, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक सूबा मुल्तान के जो हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं उनसे कि किस तरह ये जो है वो हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं उसको हल कर देगा अगर एक नया सूबा जो है वो बना दिया जाता है। जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुल्तान में दूसरे भी तहरीकें जो हैं वो इसी हवाले से चल रही हैं। अगर बात करें सराकिस्तान सूबा की बात की जाती है, दीगर और भी तहरीकें हैं, तो उनको साथ मिला के एक पेज पर आके वो क्यों नहीं काम करें, अलग-अलग बटे हुए क्यों हैं? तमिल भाई, हमारी ना इनसे कई मीटिंगें हुई हैं। ओके। जो दिलजा साहब से, वो लंगा साहबा से, और मैडम जो थी नुखबा ताज लंगा, हाँ तो पता लगा, वो ये कहते नहीं जी हमारा तो मौक़िफ़ ये है क्योंकि ये जो बाकी लोग आए हुए हैं ये तो पनाहगीर हैं और हम चूँकि यहाँ के मुकामी लोग थे, पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, तो हमारा हक ज़्यादा बनता है। तो मैंने उनसे ये कहा इसको छोड़ें, आप भूल जाएँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारे क़यादत का फरमान भी यही था कि हम पाकिस्तानी बन के सोचें। आप लसानियत से हट के इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ निकाल दें आपके पूरे मंसूर में से, लसानियत का लफ्ज़ हटा दें, सूबा इसको बनवा लें, हम सारे इकट्ठे होके एक ज़बान होके इस हुकूमत से मुतालबा करके इकट्ठे होके ये सूबा ले लें, इनसे बग़ैर नाम के ले लें। जो हमारी असम्बली बनेगी वो इस पर जो फ़ैसला करे, जो हमारे मेंबरान MP MN हज़रात हैं वो इकट्ठे होकर जो फ़ैसला करें अक्सरीती राय से, उसका नाम रख दें। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल तो काम होने हैं, बुनियादी मकसद तो एक मकसद हमारा सबका एक ही है। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं काबिल तारीफ़ हैं, काबिल ज़िक्र भी हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन एक बात वो शामिल करके ना इसका सारा मकसद ख़त्म कर देते हैं। और कुछ जो आला क़यादत हैं वो हमें आपस में इस उलझा करके लड़ाई करके आपस में लड़ाते हैं कि ताकि इस चक्कर में लगे रहें कि ये कहेंगे जी ये सराकिस्तान मांग रहे हैं, ये माजरिस्तान मांग रहे हैं, ये मुल्तान मांग रहे हैं, ये आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे। तो मैंने उनको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, कई प्लेटफार्मों पर की है कि आप इकट्ठे हो जाएँ, इकट्ठे होकर हम एक ही मुतालबा करते हैं कि भाई आप आ जाएँ, हम सारे के सारे करेंगे। अब देखो ना सर, अब मैं अभी पिछले माह ना लंदन गया, मैंने वहाँ देखा, आप वहाँ जाएंगे ना अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि बड़ी किसी अब उनकी जन्नत में आ गए हैं। क्या वजह, उन्होंने डस्टबिन, जैसे आपने भाई जुनैद ने बात की ना इस्लामाबाद की, उन्होंने अलग अलग डस्टबिन रखे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ आपने टिश्यू डालने हैं, यहाँ आपने कपड़ा डालना है, या फलां चीज़ डालनी है। तो उनका निज़ाम वो हर चीज़ को साइकिलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं।
वो चीज़ों को किसी को ज़ाया होने नहीं देते। बिल्कुल, हमें जो है वो एक बुनियादी मकसद के ऊपर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि लसानी बुनियादों पर डिवीज़न हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर डिवीज़न होते हैं, जैसे शुरू से आप जो है पे वो तो बात हमारा मुल्क इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पहले हमारे जो आपने हिंदुस्तान में क्या हाल हो चुके हैं, अगर ये भी इन्होंने ये शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, कोई ऐसे बात नहीं करते। चंद एक लोग ऐसे हैं इनके अपने मफादात हैं, अपने मफादत के लिए नारा लगाते हैं। बुनियादी मकसद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉस को दूर इस्लामी करना है। बुनियादों पे सुबह चाहिए, बिल्कुल, हमें सुबह मुल्तान चाहिए। जुनैद साहब, बड़ी हमें शहर हासिल गुफ्तगू की हमने सुबह के हवाले से। मुल्तान के डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे थे। अभी गंदम का जो है सोइंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, कुछ जो है वो जो है वो गंदम काश की जाएगी। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ग्रो मोर वीट की मुहिम चल रही है, क्यों जो है वो किसान पीछे हटा गंदम से, और इस दफ़ा काश जो है वो कहा जा रहा है कि शायद कम होगी गंदम। बिल्कुल, इस वक्त दो सूरत हाल हैं कि गंदम की जो काश्त का जो दौरानिया है वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक जो है वो रखा गया है, और काश्त इस साल कम होने से मैं ये समझता हूँ कि पिछले साल भी काश्त जो थी उसकी ये सूरत हाल थी कि इस वक्त गंदम का आपको अच्छा बीज मार्केट से नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है बीज मौजूद नहीं है, और लोगों ने पिछले साल भी वो कम जो है वो काश्त हुई थी। अब आइंदा अपकमिंग साल, चूँकि पिछले साल किसान का जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि किसान जो है उसका सारा दारोमदार अपनी फसल पर होता है, उसने अपनी गंदम जो है वो 2000 और 2100 रुपये में बेची है, जबकि आम सारिफ को आटा 4000 रुपये मन मिलता है। और अब भी आप मार्केट चले जाएं, आपको 4100-4200 रुपये मन आटा मिलता है, जबकि किसान से जो है वो 2000 रुपये 2100 रुपये में गंदम खरीदी गई। अब ये 2000 रुपये का बीच में जो गैप है, वो किसके हिस्से में गया, वो कौन खा गया, ये किसान सवाल करता है। और ये आम सारिफ भी ये पूछता है कि जब आपने किसान को एक डस दी और आपको लगा कि सिर्फ गंदम इस मुल्क के अंदर महंगी है, बाकी बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, तमाम अशिया सस्ती हैं, सिर्फ गंदम रोटी महंगी थी, आपने उसको सस्ता करने आप चल पड़े और आपने उसको किसान की कमर तोड़ दी, तो वो अब वो सवाल होता है कि वो 2000 रुपये का जो फ़र्क है वो कहाँ है। तो यही सूरत हाल है कि अब किसान ये श्योरिटी मांगता है कि उसकी जो गंदम है, अगर वो काश्त करता है तो वो उसकी गंदम किस रेट पर खरीदी जाएगी। इमदादी कीमत किसान को जो है वो एतमाद में लेने की ज़रूरत है, ज़रूरत है जी। इमदादी कीमत 3500 रुपये का ऐलान किया गया है, मगर 3500 रुपये में किसान को वो वारे नहीं आ रही। और हमें देखने की ज़रूरत है कि मसाइल कहाँ पर पैदा हो रहे हैं। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आज आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने तफसीलन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी गुफ्तगू की, इसी के साथ साथ जो तहरीक सुबह मुल्तान है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की। सर अब्दुल कयूम साहब, आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दूसरे हिस्से में हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इसी के साथ साथ हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे जो तहरीक सुबह मुल्तान के चेयरमैन थे सरदार अब्दुल कयूम खान साहब। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह जो है वो एक अगर नया सूबा बना दिया जाता है तो मुल्तान के जो है या जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएंगे, उनके दहलीज़ पर हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो है वो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मज़ीद एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली शाह साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बदल चुके हैं, लोगों को मोटिवेट किया, जिन्होंने फिर आगे जाके अपने गोल्स को अचीव किया है। आज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है वो मनाया जा रहा है। हम लोग किस तरह जो है हम अपने दिल में एक रहम पैदा कर सकते हैं। कहा जाता है कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, सेल्फ़िश हो जाएं ताकि अब अपना जो है वो गोल अचीव करें। तो क्या सेल्फ़िश होना ज़रूरी है, या काइंडनेस के साथ, रहमदिली के साथ, जो हमारे दीन का दर्स है उसके साथ जो है वो अपने जो है वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, मोटिवेशनल स्पीकिंग ये एक ऐसा स्किल है जिससे आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल देते हैं। एक इंसान जो हार चुका होता है हिम्मत, वो उसके अंदर एक नई जो है वो अपने मोटिवेशन पैदा करनी होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इस सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ, और इस इधर तक पहुंचने के लिए कि आप लोगों को जो है वो कायल कर सकें, अपनी बात पर आमादा कर सकें, वो जर्नी कैसी थी? जी, आप इस तरह से समझें कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं और ख़ासकर जब आप एक सीजनड और कल्चरल अच्छे वेल कल्चर्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, एकेडमिकली प्रोग्रेसिव होते हैं,
तो आपको फॉर्चुनेटली ये वाला जो है इन्वायरमेंट मुयस्सर होता है। यहाँ पर लोग प्रोग्रेसिव भी हैं, लोग आउटगोइंग हैं और लोग सोशल हैं। तो जैसे ही इंसान घर से बाहर कदम रखता है तो उसके जहन में एक चीज़ प्लूरलिज्म का कंसेप्ट होता है। तो घर से और मदरसे तक और मदरसे का सोसाइटी के साथ, तो ये एक कम्युनिटी की जो वाइब्रेंट एक्टिविटी है एकेडमिकली, तो ये इस तरह के एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आपको प्लूरलिज्म का और सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो यस, हमें जहाँ लोगों ने हमें पुल अप किया, हमें अपने साथ उन्होंने अलाइन किया, हमारे असातिज़ा ने, पेरेंट्स ने, तो वहाँ हमारे ऊपर भी एक जो है ये फ़र्ज़ बन जाता है सोसाइटी में कि हम भी जहाँ तक जो है वो चिराग से चिराग जलाई रखें। ठीक। तो ये जो आपका जैसे आज वर्ड ऑफ काइंडनेस का जो है एक दिन मनाया जा रहा है, तो इसका मकसद भी ये है कि लोगों के अंदर जो है आउटगोइंगनेस जो है उसको प्रमोट किया जाए और प्रोपेगेट किया जाए। आउटगोइंगनेस क्या है, इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। वेल, आउटगोइंगनेस से मुराद ये है कि एक फ़र्द जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो उसकी सलाहियतें हैं, जो उसके वसाइल हैं, मसलन आपके पास 2 पेन है तो एक आप अपने क्लास फेलो को जिसके पास नहीं है उसको देंगे। तो ये आउटगोइंगनेस से मुराद ये है कि अब आपने अपने बॉक्स से, अपने ज़ात के हिसार से बाहर निकलना है। तो ये आउटगोइंगनेस की सिंपल अल्फाज में तो ये तशरीह है। तो आपके पास जो सहूलियात हैं, जो वसाइल हैं, उनको आप सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आपकी आउटगोइंगनेस है और ये आउटर वर्ल्ड के ऊपर आपकी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। जी। अच्छा जनाब, एक्ट ऑफ काइंडनेस की आपने बात की। हम तो आजकल ये देखते हैं कि लोग इन्वर्ट हो रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। अपना लैपटॉप की डेस्क पे जब काम करने के लिए बैठते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। लोग अपने फैमिलीज़ के साथ उस तरह टाइम नहीं स्पेंड करते। दूसरा, सेल्फिश नेचर बनती जा रही है। लोग कहते हैं कि मेरा अपना काम जो है वो हो जाए, दूसरे बेशक उसको अचीव ना कर सकें, मैं अपना काम अचीव कर लूँ। तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी समझा गया है कि सेल्फिश हो जाना है। जी, अब हमने अपने गोल्स अचीव करना है तो बिल्कुल बाकी दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया तो अब इस तरफ जा रही है। क्या वो गोल रास्ता ठीक है, या दूसरों के साथ जैसे आउटवर्डनेस आपकी बात करें, आउटगोइंग की बात करें, एक्सट्रोवर्टनेस की बात करें, वो रास्ता ठीक है? देखिए, आपकी बात से ना मैं कुछ इस तरह से समझ सका हूँ कि करंटली जो जिस चीज़ को हम पर्दा मंजर आम पे देख रहे हैं, ऐसा है कि लोगों में जो है वो खुदगर्जी है और लोग अपने ही मकसद पे लगे हुए हैं और दूसरा कोई किसी दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहता या कोई दूसरा अपलिफ्ट किसी को नहीं करना चाहता। तो वेल, ये जो है ना अब आउटगोइंगनेस और इंट्रोवर्टनेस जो है ये दुनिया के अंदर ना ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी के औसाफ हैं। तो अगर हम इंसान के औसाफ का अगर जायज़ा लेना चाहें तो ये इतना बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें अब तक माहिरीन जो नफ्सियात हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, वो इंसान के रवैयों के 19,000 से ज़्यादा पहलू जो है डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट्स हैं, आंखों में देखने का अंदाज़ है, दूसरे की तरफ आपने किस निगाह से देखा है, इसके कोई 200-250 मीनिंग्स डिफरेंट हैं। तो इस तरह आपका कोई जेस्चर है, पोस्चर है, ये तमाम ह्यूमन बिहेवियर के जो आप समझ लें ट्रेट्स हैं। अब 19,000 से ज़ायद ट्रेट्स जब डिस्कवर हो चुके हैं तो इनमें से चुनना कि कौन से ट्रेट्स जो है ये आउटगोइंग के हैं, कौन से जो है पॉजिटिव लोगों के हैं, कौन से प्रोग्रेसिव लोगों के हैं, तो उसको दुनिया ने जो इस वक्त बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंक्लूड किया, बल्कि 100, 200, 300, 400 साल पहले ये कर चुके हैं। उसको ये तशबीह देते हैं ओशन से, OCEAN, O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसिस्टेंसी, E फॉर एक्सट्रोवर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस एंड N फॉर न्यूरोटिकनेस। तो ये 5 औसाफ़े कामला हैं जो किसी शख्सियत में, किसी के किरदार में अगर ये औसाफ पाए जाएंगे तो वो लोग आपकी सोसाइटी में मतलब नामवर लोगों को आप समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रोल अदा किया। जैसे आप कायद-ए-आज़म को कह सकते हैं, अल्लामा इकबाल को कह सकते हैं, लियाकत अली ख़ान को कह सकते हैं, इस तरह अब्राहम लिंकन को, रोज़वेल्ट को। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई प्रोग्रेसिविज़म को जो है प्रेजेंट किया, दुनिया को दिखाया। तो इस तरह ये जो एक्टिविटीज़ हैं, लोगों के बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि लोग जो है अपने किरदार साजी पर तवज्जो दें, अपनी
सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने बच्चों में, ताकि कल को वो ना सिर्फ अपना बल्कि माशरे के अंदर जो है एक मुस्बत किरदार अदा कर सके। अच्छा जनाब, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एक रहम दिली प्ले करता है, काइंडनेस प्ले करता है। अगर मैं आपसे कहूँ बड़े आसान अल्फाज में ज़रा एक्सप्लेन करें कि रहम दिली क्या है? देखिए, रहम दिली ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की सिफ़त है जिसको आप रहमान समझ सकते हैं। और अब फ़र्द के अंदर देखें, रहम दिली को आप इससे तशबीह दे लें कि अंधेरा दरअसल कुछ नहीं है, रोशनी का ना होने की कैफियत को आप अंधेरा कहेंगे। तो रहम दिली दरअसल जो है ये एक नेचुरल चीज़ है, ये पौधों में है, ये सूरज की रोशनी में है, ये आपको हवा की जो है उसमें रवानी में आपको मिलती है, फूलों की खुशबू में। तो ये रहम दिली काइंडनेस जो है ये दिस इज़ एवरीवेयर। तो आपने इसमें से जो चीज़ आपको पसंद आ रही है आप लोगों के लिए वो पसंद करें जो आपको अपने लिए पसंद है। आपको खुशबू पसंद है, आप लोगों के साथ खुशबू का लेन देन करेंगे। आपको कर्टसी पसंद है, आपको आजी पसंद है, तो आप उस तरह से बिहेव करेंगे सोसाइटी के साथ। तो यस, काइंडनेस जो है ये दिस इज़ एवरीवेयर। हमारा किरदार ये है कि हमने अपने पास आने वाली काइंडनेस को आगे डिस्पर्स करना है। जनाब, जब हम आगे अपने पास आने वाली काइंडनेस को आगे डिस्कस करने की बात करते हैं तो आप इसमें क्या बात करें कि जो बच्चों की तरबियत की जा रही है माँ बाप की तरफ से, उन्होंने जो काइंडनेस के असूल सीखे वो आगे उन्होंने पास ऑन करने हैं, या आपने मेरे तरफ कुछ काइंडनेस का किया और मैंने फिर आगे पास ऑन करना है? वो बुनियादी सवाल वहीं रह जाता है कि आज तो पूरी यकसर तब्दील हो रही है जो है वो दुनिया। लोग तो नफ्सा नफ्सी की तरफ हम जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि जी यार पहले मोहल्ले में किसी के साथ मसला होता था तो वो एक हर कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता था, आज कोई उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुआशरा तो उस तरफ जा रहा है। देखिए, जिस तरह भी मुआशरा जिस तरह सिमत में जा रहा है, काइंडनेस का जो रोल है उसको अडाप्ट करने की ज़रूरत है। इट डजंट मीन्स काइंडनेस ख़त्म हो गई है। काइंडनेस अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई आप सरे राह देख लेते हैं कि लोग, किसी को तकलीफ़ हुई है, चोट लगी, एक्सीडेंट है, तो लोग खड़े रहते हैं। अब उनको वहाँ रैशनल बिहेवियर क्या करना है उन्हें सबको ये नहीं पता। अदरवाइज दे आर इंटेंडेड टू अ सिचुएशन कि वहाँ एक हालात ऐसा क्रिएट हुआ है, एक आदमी ज़ख्मी, अब उन्हें पता नहीं है कि हमने क्या करना, राइट? तो लोगों में पोटेंशियल टैलेंट मौजूद है। आपका मास मीडिया का, इंस्टीट्यूशंस का, सोसाइटी के इदारों का, हमारी जो कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल जो फोरम्स हैं, उनका काम है कि लोगों को वहाँ वो बताएं कि आपका गैर ज़रूरी झमघट्टा लगाना बजाय किसी के नफ़े के नुकसान का बायस हो जाए, यानी नादान दोस्ती भी ना हो। तो आप एक्ट ऑफ काइंडनेस ये है, आपको सोसाइटी में पता है कि अगर कहीं ऐसा किसी के साथ मिसहैप हुआ है, आप 15 पे हेल्प के लिए बात करें, आप 1122 से रेस्क्यू तलब कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ सिचुएशनल आपको सोल्यूशंस का पता होना चाहिए। ये भी आप यूँ समझ लें कि एक अवेयरनेस है सोसाइटी के अंदर कि आप अगर किसी की तरफ काइंडनेस की तरफ आप नहीं जा सकते, आप दफ्तर जा रहे हैं, आप अपने दवाई लेने जा रहे हैं, आप ज़रूरी काम से जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा मिसहैप है, कोई मेन होल खुला हुआ है, तो आप चाहते हैं कि इसमें कोई ना गिरे, तो आप उसकी रेलेवेंट अथॉरिटी को कॉल करें। तो सोशली हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, सोशली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर हम लोगों को इतना एजुकेट करने की ज़रूरत है कि लोगों को अपने रोल का, अपने किरदार का वहाँ पर अदा करने का सरंजाम कैसे देना है, इसकी हमें प्रॉपर उनको ट्रेनिंग और गाइड करने की ज़रूरत है। अब मोहम्मद अली साहब, जैसे मैं बात कर रहा हूँ लोग नफ्सा नफ्सी की तरफ जा रहे हैं, वो आप क्योंकि आवाम में रहते हैं, आवाम को मोटिवेट करते हैं, आवाम को दर्स देते हैं, काइंडनेस का दर्स देते हैं, अपने गोल्स अचीव करने का दर्स देते हैं, कहाँ पर बुनियादी जो है वो हम चेंज शुरू हुआ? हम लोग तो बड़े काइंड लोग थे, हम लोग तो जैसे मैं बात करूँ एक दूसरे की हेल्प करने वाले मिलनसार लोग थे, तो ये शिफ्ट क्यों शुरू हो गया इस तरफ कि अब हमें कहना पड़ रहा है यार रहम दिल बने, यार लोगों पे रहम करें? या तो हमारे दीन का बुनियादी दर्स था? लेकिन ये डेफिनेटली अब आप ना जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर लोगों का जो सर्टन बिहेवियर है वो एरोगेंट है, और ये वो चीज़ें अगर इफ़ आई एम राइट कि मुझे ऐसा लगा है आप ये बातें पूछ रहे हैं, तो जो लोगों के अंदर एरोगेंस है या लोगों के अंदर जल्दबाजी है, ये एक जो है अनसिविलाइज्ड जो है जेस्चर है। मूवीज़ का इस पे सीजन्स का जो हम स्क्रीन पे पोर्ट्रे होता हुआ देखते हैं, वो उसका असर तो नहीं पड़ रहा हमारी यंग जनरेशन पे कि तो कोई शक नहीं है। जब आप और हम अच्छी बात कर रहे हैं, इससे किसी को अच्छा असर मिलेगा। जब आप और हम झगड़ा करेंगे और एक दूसरे के साथ मारामारी की, तो उसको देखने वाले ने भी इमिटेशन या आमोजिश से उस पर असर जाएगा। तो ये यस, इसमें वीडियो गेम्स का किरदार आप कह सकते हैं। बिहेवियरल जो साइंटिस्ट हैं, जो अब
वीडियो गेम्स ऐसी बनाते हैं, वो वीडियो गेम्स में लोगों का ऐसा किरदार होता है कि छीना झपटी और आपने आपका एक सर्टन गोल है, आपने ये कर लिया। यस, इस तरह है। फिर ऐसे किरदार दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे कि वो अलहदा अलूफ बैठा है, पूरी दुनिया उसको परवाह नहीं है, वो समझ रहा है सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, मेरे खिलाफ जो कोई जाएगा तो वो गलत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक वो वाली जो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है उसको हीरो बनाकर। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही आप ठीक फरमा रहे हैं। अगर हम सोसाइटी के अंदर माफिया कल्चर, गॉडफादर का कल्चर और माइट इज़ राइट का कल्चर को और इन चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं, और अगर आप यूँ समझ लें कि किसी को आप यूँ समझें कि कोई इंसान माफूकुल फितरत है और वो आंसरेबल ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों के अंदर वो एरोगेंस को और इन चीज़ों को प्रमोट करेंगी, प्रोपेगेट करेंगी। तो बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि 19,000 से ज़्यादा जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, वो ऐसे, उनमें से कई ट्रेड्स ऐसे हैं जो इंसान के उनने मुख्तलिफ ज़ाहिर किए हैं, इजहार किया है जिनका, और वो आपकी जो है एक पर्दा स्क्रीन पे आए हैं, मगर उनमें से पॉपुलर और एक्सेप्टेबल 5 हैं जो हाईली एक्सेप्टेबल। जो आपने ओशंस की बात, वो जो मैंने ओशन की आपसे बात की कि जो 5 ऐसे हैं। तो अब हम गुफ्तगू करने के लिए अगर हम 20,000 19,000 ट्रेड्स को डिस्कस करें जी, इस तरह से किसी की तरफ उंगली उठाने का क्या मतलब है, किसी को यूं करने का क्या मतलब है, या 4 हर्फ भेजने का क्या मतलब है, तो इस तरह के हज़ारों चीज़ें हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, मगर जो अप्रिशिएटेबल हैं, जो डिज़ायरेबल हैं, वो 5 ही हैं। अगर वो 5 होंगे, लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर हम सच बोलना, मैं चाहूँगा ये एग्जांपल जो है वो आप ब्रेक के बाद है, क्योंकि इस वक्त एक ब्रेक लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लोग बिहेवियर्स पे बात करें, हम लोग ख़ास तौर पर काइंडनेस की बात करें कि वो काइंडनेस हमारे माशरे से क्यों ख़त्म होती जा रही है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे काइंडनेस के हवाले से, और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो है वो माशरा क्यों काइंडनेस से दूर होता जा रहा है। हमारे यहाँ तो बड़ी ख़ासियत थी, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सलमान ज़मीर मौजूद हैं जो कि वेदर के हवाले से हमें आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है शहर के वेदर की? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर जो है वो आज भी सर्दी की लपेट में है। खुश्क सर्दी जो है उसने मुल्तान को जो है वो लपेट में लिया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो स्मोक के हवाले से भी जो मुल्तान की फ़िज़ा है वो भी आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में जो है वो अभी भी शामिल है, और मुल्तान जो है वो आज पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर जो है वो करार पा चुका है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो दर्जा हरारत के हवाले से कि मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री को छुएगा। सुबह सवेरे से ही जो धूप निकल रही है उस धूप में भी तपिश जो है वो मौजूद नहीं, और लोग जो है वो अभी भी इस वक्त विटामिन डी जो है इस धूप से हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब बताते चले कि 37% रिकॉर्ड किया गया है, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मुल्तान शहर में जब फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से जो तीसरे नंबर पर है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 425 पॉइंट्स जो है वो शो कर रहा है। इसी के साथ साथ महकमा सेहत की जानिब से भी जो है कुछ वार्निंग्स जारी की गई हैं, और महकमा सेहत कहता है कि जहाँ पे फ़िज़ा जो है वो आलूदा है वहीं पर ही मास्क का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनसे बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने तफसीर लगा किया कि इस वक्त स्मोक की क्या सूरत हाल है। जैसे नाज़रीन, सलमान ने बताया कि AQI इंडेक्स में मुल्तान जो है वो बतदरीज ऊपर आ रहा है, 400 से तजावुज़ कर गया इस वक्त नंबर जो है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। स्टेट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। ये ना सिर्फ आपकी अपनी सेहत को बचाएगा, बल्कि बच्चों को भी मास्क पहनाएं, ताकि जो सांस की बीमारियाँ हैं स्मोक के होने वाले से, जो थ्रोट इरीटेशन हो रही है, नोज़ के अंदर हमें एक इरीटेशन सी हो रही है, एलर्जीज़ हो रही हैं डिफरेंट काइंड की, तो उससे जो है वो बचा जा सके। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी हैं, हमने उनको जो है वो पूरा करना है, ताकि हम अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रख सकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे काइंडनेस के हवाले से, तो शाह साहब से वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि काइंडनेस क्यों ख़त्म हो रही है और किस तरह
तरह जो है वो इसको किया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगा शाह साहब से कि इस वक्त क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उनको लगा हो कि नहीं, काइंडनेस अभी भी इस माशरे में मौजूद है? जनाब, कोई ऐसा वाक़या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आपके साथ पेश आया हो जिससे आपको लगता हो कि नहीं यार, अभी भी हमारे यहाँ लोग जो हैं वो रहमदिल हैं, अभी वो काइंडनेस जो है वो ख़त्म नहीं हुई? जी, डेफिनेटली मैं अपनी भी एग्जांपल दूंगा, और क्योंकि ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी हमारी, जब एक्ट ऑफ काइंडनेस एक सच बोलने को आप एग्जांपल ले लें, आपने आपकी सोसाइटी के अंदर अगर सच बोला जाता है तो इससे ज़्यादा काइंडहुड क्या हो सकती है, राइट? तो जब सच बोलने को आप लोग प्रमोट करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, और आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ सच है और झूठ बोलने की जो है वो कतई कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपकी सोसाइटी के अंदर जो है काइंडनेस जो है वो खुद प्रमोट होगी। तो यह सब आप जैसे मुझे फरमा रहे हैं कि भाई मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस क्या है, तो ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि जहाँ आप सच के साथ खड़े हो गए हैं तो ये आपकी काइंडनेस है अपने साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ और हक के साथ। तो ये जो किसी भी जगह अगर आपको आपकी बारी पे कोई चीज़ मिल जाती है, आप जाते हैं और लोग आपके लिए, या बुज़ुर्ग शहरियों को आप एहतराम देते हैं, बच्चों का आप ख्याल करते हैं, तो आप यकीन जानिए कि आप सोसाइटी के अंदर जिस दिन कभी आप क्यू में होंगे और आपसे जो है जूनियर जो है वो दे विल गिव स्पेस टू यू। तो ये ऐसा ही है, रेसिप्रोकेट होगा सोसाइटी के अंदर। लिहाजा इस बात को आप और हम अगर पॉपुलर करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे तो ये भी हमारी एक काइंडनेस है। तो जो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी को, प्रोग्रेसिविज्म को और अपने हक को जो है, दूसरों के हक को अपने हक से ज़रा मुकद्दम रखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये जो काइंडनेस है ना, ये आपको पे बैक करती है, और एक इसके अंदर एक वर्चू है, एक नेकी है जो आपको आपके ज़मीर के आगे भी जो है वो कंफर्टेबल, और आप उसके सामने जो है वो ट्रांसपेरेंट, क्लियर होते हैं। तो ये आपकी और हमारी सोसाइटी का जो है ये आप समझ लें कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग वेस्ट में, अब्रॉड में, जहाँ अनसिविलाइज्ड माशरे भी हैं, 100, 200, 300 साल पहले उनकी सोसाइटीज़ ने तहज़ीब हासिल की है, तो ईस्टर्न वैल्यूज़ की दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है। तो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ये इनसे हमें हम आहंग रहना, इनसे जुड़े रहना, ये दरअसल हमारी जो है ये काइंडनेस है। जी। अच्छा जनाब, जैसे बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा ज़िंदगी में वाक़यात हुए हों, कोई पेश आया हो जिससे लगा हो कि यार वाकई इस दुनिया में काइंड लोग जब भी मौजूद हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से एक शेयर करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों ही आते हुए सुबह, क्योंकि जल्दी होती है, हम ज़रा आ रहे होते हैं, तो हादसा हुआ रोड पे। तो अब उस टाइम पे आपका वॉलेट और मोबाइल और इधर उधर हर चीज़ गिर जाती है, तो लोगों ने वहाँ पर हेल्प की, वहाँ पर 112 को भी कॉल किया गया, मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो मुझे तो नहीं पता था, ना मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आते। तो ये इस तरह की वैल्यूज़ मेरे ख्याल है अभी भी हमारे माशरे में ज़िंदा है। अच्छा, जैसे आप रेसिप्रोकेशन की बात कर रहे थे, किस तरह हमने जो है वो रेसिप्रोकेट करना है, अपने बच्चों को तरबियत किस तरह देनी है कि काइंडनेस जो है वो उनके अंदर पैदा हो, बचपन से ही वो चीज़ें ये सीखना शुरू कर दें? देखिए, इसके लिए सबसे जो फंडामेंटल जो चीज़ है ना जी, वो मैंने अर्ज़ की है, ट्रुथफुलनेस। आपने जो सच है उसको, जानवर से भी झूठ नहीं बोलना, बच्चों से तो दूर की बात है ना जी। आपने अपने जानवर को भी नहीं झूठ बोलना कि आओ मैं तुम्हें प्यार करूँगा और आप बदले में उसको एक कुछ लगाएं। तो इसी तरह से ये आपने इनकलकेट करना है। ये आपकी ये एक मर्तबा नहीं है कि आपने एक्ट ऑफ काइंडनेस किया है, ये एक काइंडहुड है और आपने वही करना है। आपने हमेशा सच बोलना है। आपको पता है कि काइंडनेस ये है, तो उससे आप उसको प्रमोट करेंगे। अगर आपके अंदर डेविएशन होगी तो आप वो बच्चों में नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, ऐसे नहीं कहना कि घर से कहते हैं कि भाई जाके दरवाजे पे झूठ बोलते हैं, बाबा तो घर पे ही नहीं है। हाँ, तो ये वाली हरकत नहीं करनी बच्चों के साथ। जिस दिन आप ये बोल देंगे, आपका बच्चा जाके ये बोल देगा, उस दिन से आप इस बीज का फिर खमियाजा भुगतने लग जाएंगे। तो जिस दिन आप इस चीज की जाने भी नहीं जाएंगे तो आपको कभी इसका एक ऐसी पर्सनालिटी पेरेंट्स को बनने की जरूरत है जो मशे ले रहा हो, बच्चा जो है वो उनको लुक अप टू करे। हाँ, अगर आपने बच्चा आया है और आपने उससे पूछा है वहाँ क्या हो रहा था, तुम्हारे दोस्त क्या खा रहे थे, अब आप उससे बच्चे से जब क्यूरी शुरू कर देंगे कि वो आपको दूसरों के घर के हालात बताना शुरू कर दे, तो आप बच्चे की अंदर इनोसेंस को आप खुरच देंगे। तो लिहाजा नेचर को, ब्यूटी को, खूबसूरती को, सच्चाई को। और हाँ, अगर बच्चा कोई गैर ज़रूरी बात आके कह रहा है कि जी उनके घर में जो है ना वो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, तो आप ये देखें कि अगर वो कोई एक्सेप्टेबल चीज़ है या बच्चे की ज़ाती उसमें कोई इख्तरा है,
तो आप बच्चे की उससे इस्लाह करेंगे। तो किसी के बारे में अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना, मसलन मैं कहूँ यार मुझे आपकी ये शर्ट का कंट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा, या आप आज मुझे किसी वजह से मैं आपके अंदर कोई चीज़ का इजहार करना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए कोई इनडायरेक्ट मीन है, ज़रूरत है। यहाँ आपने एक हमारे असातिज़ा हैं उर्दू के, वो उनके दरमियान मशहूर वो प्रोवर्ब है कि ये बंदे ज़ाया कर देते हैं, फ़िक्रा ज़ाया नहीं करते। तो इससे क्या मुराद है कि आप कोई ऐसी बात जिससे कोई दूसरा आदमी हर्ट हो, आप उसे अवॉइड करें। बिल्कुल। तो आप जब समझते हैं कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, वो दूसरों के साथ भी उसका इजहार या उसको प्रमोट ना किया जाए। सारी जो हमारी मुश्किलात खड़ी होती हैं वो हमारी ज़बान की वजह से खड़ी होती हैं। जी, अगर आप बोलने से पहले 30 सेकंड का गैप ले लें कि यार इससे कोई गिरा ना गुजर जाए, कोई मामला एस्केलेट ना हो जाए, ताकि बच्चे भी आपको देख के सीखें और आपके मसाइल भी ना बढ़ें इससे। तो ये डेफिनेटली जो जैसे काइंडनेस है, ये दरअसल पहले काइंडनेस के लिए कंडीशन ही ये है कि आपके अंदर कोई सेल्फलेसनेस हो। अब आपने अभी कहा कि आपका रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है, लाइक आप घर से बाहर निकलें, आपके दरवाजे पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप भी गुजर जाएंगे, सुबह से शाम तक राहगीर गुजरते रहेंगे, वो पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। जब तक कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, किसी को सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी सवारी से उतरना होगा, उसको उस पत्थर को उठा के अपने हाथ गंदे करने होंगे और उस पत्थर को किसी जो है ऐसी जगह पर रखना होगा जिससे राहगीरों को तकलीफ हो। तो ये सेक्रीफाइस का जो रोल है, ये जो एम्पैथी का रोल है, तो ये चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी के अंदर इनकी ज़रूरत है। वी हैव टू इनकलकेट दीज जो चीज़ें हैं, और एम्पैथी की आप बात करें, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक मोर। हम लोगों को चीज़ें समझने की ज़रूरत है, सिंपैथेटिक होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, काइंडनेस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद भी इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे काइंडनेस के हवाले से कि किस तरह हम अपने माशरे में जो है वो काइंडनेस को दोबारा जो है वो पैदा कर सकते हैं। हमारे माशरे से जो है वो काइंडनेस ख़त्म होती जा रही है, रहमदिली जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इस शाह साहब ने हमें कुछ एग्जांपल्स दी कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो मौजूद हैं। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने वक्त से वक्त निकाल कर दूसरों के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, समरीन साहिबा, जो कि एक ब्यूटिशियन है। आज हमने इनसे जो है वो बालों की सेहत के हवाले से गुफ्तगू करनी है। सर्दियों के मौसम में ज़रा ये देखा जाता है कि बालों में ज़रा डैंड्रफ पैदा हो जाती है, बाल ज़रा जो है वो रफनेस पैदा हो जाती है, रूखे सूखे से हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ओवर वॉशिंग की वजह से होता है, या जो हम आजकल जो शैम्पूज़ और कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं, उसकी वजह से इन सारी की चीज़ें होती हैं। तो बालों की एक अच्छी हेल्दी रखने के लिए रूटीन क्या होनी चाहिए, ऑयलिंग कितनी करनी है, किस तरह के सीरम्स इस्तेमाल करने हैं, तो बुनियादी जो हेयर की हेल्थ है उस पर जो है हमने तफसील गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आज हमने ज़रा बालों की सेहत के हवाले से गुफ्तगू करनी है। कुछ बुनियादी असूल हमें बता दें कि हमारी हेयर केयर रूटीन में वो चीज़ें होनी चाहिए जिसके बालों की हेल्थ जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं। बालों का ये है कि आप मॉइस्चराइज रखें अपने हेयर को, प्रोटीन डिपॉजिट करें अपने हेयर में। आजकल वॉश करने की वजह से हमारे हेयर में ड्राइनेस आ जाती है, और ये ट्रेंड है कि ग्रे हेयर्स का मसला है, केमिकल यूज़ करते हैं हेयर पे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अच्छा आफ्टर केयर यूज़ करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम्स, लेकिन जब तक हम वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हमारे हेयर पे कोई रिज़ल्ट नहीं आता। किस तरह के ट्रीटमेंट कराए जा सकते हैं? अब ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। लोग तो अब नेचुरल्स की तरफ जा रहे हैं। अब ग्रे हेयर तो है वो केमिकल के ओवर यूज़ की वजह से, मेरा ख्याल है जो हम डाई करते हैं उसमें अमोनिया इस तरह होता है कि वो ग्रे हेयर होना शुरू हो जाते हैं। जी होते तो हैं, लेकिन ये है कि फिर उसको कवर करना भी तो ज़रूरी होता है केमिकल से। केमिकल अगर आप लगा रहे हैं अपने हेयर पे, उसको कवर कर रहे हैं, फिर उसके ट्रीटमेंट करवाएं। हेयर में जो ड्राइनेस आ रही है, जिसमें आजकल इन है बोटॉक्स हो गया, केराटिन हो गया और नैनोप्लास्टिया, बहुत ज़्यादा इन ट्रीटमेंट हैं जो हम कर सकते हैं अपने हेयर पे किसी अच्छे हेयर ब्यूटिशियन के पास जाके। ठीक है, आप सर्टिफाइड हैं इसको करने के लिए? ये तो काफ़ी कहा जाता है कि मेडिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स वही कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ब्यूटिशियंस भी कर रही हैं, ये ब्यूटिशियंस ही करती हैं। जो मेडिकल होता है वो तो उनका स्कैल्प पे है, हमारा तो हेयर पे वर्क है। ओके, बोटॉक्स की बात की ना आपने? नहीं, हेयर बोटॉक्स मतलब हमारे हेयर में डिपॉजिट करते हैं, स्किन में नहीं। ओके, तो किस तरह किया जाता है, किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं? अगर नाज़रीन को बड़ा आसान अल्फाज में आप समझा सकते हैं। इस तरह से वो किसी अच्छे हेयर आर्टिस्ट के पास जाके उनसे आप करवा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। ओके ओके,
तो वो किस तरह होता है ट्रीटमेंट, मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ उसका। अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स है जिसके तकरीबन ग्रे हेयर होना शुरू हो गया, मेरी एज का कोई अगर लड़का है या लड़की है जिनके बाल जो है ग्रे होना शुरू हो गए वक्त से पहले, तो वो अगर आपके पास आता है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगी, किस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो करना उनके लिए ग्रे हेयर्स के लिए तो कलर है, ओके, ट्रीटमेंट तो नहीं है उनके लिए, वो तो हम है। कलर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास खवातीन आती हैं जो कहती हैं कि हमारे ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है, कहीं जाना, तो फिर हम मशवरा देते हैं कि कलर करें, इनको डाई करें। फिर उनके माइंड में ये होता है कि हम ज़्यादा डाई करने से ज़्यादा ग्रे हेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो नेचुरल ही है। और फिर एक और चीज़ है कि परमानेंट कलर कर दें हमारा ग्रे हेयर्स का, परमानेंट कुछ नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा मैम, जैसे आप बात करिए ग्रे हेयर की, हम अमूमन हम लोग भी जब डाई कराने जाते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि इसके अंदर अमोनिया बहुत ज़्यादा है, जिसके से बालों की हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जितना ज़्यादा हम करते जाएंगे, क्या ये मिथ है या वाकई ही इसके इस्तेमाल की वजह से आपके बालों की हेल्थ जो है वो ख़राब होती है? नहीं सर, अगर आप अच्छे ब्रांड के कलर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोकल जैसे कमर्शियल है वो यूज़ करेंगे तो उससे तो फिर होते हैं हेयर डैमेज भी होते हैं, ड्राइनेस भी आती है। हम जब हेयर केयर की बात करते हैं तो उसमें शैम्पू का भी लोग इस्तेमाल ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें पैराबेन फ्री हम इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर्स का इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो हैं वो 2 दिन शैम्पू करते हैं और उसके बाद ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं ताकि बालों में जो ग्रीजीनेस है वो ख़त्म कर दी जाए। तो इस पैराबेन फ्री की तरफ हम जा रहे हैं। जब आप अच्छे डाई की बात करती हैं तो उसमें किस इंग्रेडिएंट की आप बात कर रही हैं? प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ड्राइनेस फिर भी आ जाती है। ठीक है। जैसे हम वॉश करते हैं, कोई भी शैम्पू से वॉश करें, हेयर में ड्राइनेस है तो उसके लिए यही है, ट्रीटमेंट ले लें आप। नेचुरल जो हमारा हेयर है केराटिन से बना हुआ है, वो ख़त्म हो जाता है डाई कर करके, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें केराटिन कॉस्मेटिक डिपॉजिट कर देते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अच्छी हेयर केयर रूटीन क्या होनी चाहिए एक शख्स ने, अगर पहले मुझे ज़रा ये बताइएगा कि वॉशिंग की रूटीन क्या होनी चाहिए, हफ्ते में कितनी दफ़ा वॉश करना है? हफ्ते में 2 दफ़ा वॉश करना है। और गर्म पानी से कर सकते हैं या ठंडे पानी से करना है? वो डिपेंड करता है आपके हेयर की कंडीशन पे। ठीक है। कि आप गर्म पानी से वॉश करें या ठंडे पानी से, कोशिश करें कि नॉर्मल हो, मतलब ल्यूक वार्म वाटर हो, क्योंकि सर्दियों में हमने अगर इस्तेमाल करना है। और हफ्ते में 2 दफ़ा हमने वॉश कर लिया, ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लिया। शैम्पू का कौन सा इस्तेमाल करना है? पैराबेन फ्री जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। सिर्फ इंग्रेडिएंट हमने ये देखना है कि प्रोटीन रिच होना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा। ओके। वो आजकल मार्केटिंग की जाती है कि प्रोटीन रिच भी है, साथ कैरेटिन भी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं 10,000 का या 15,000 को, एक शैम्पू की बोतल में कैसे हो सकता है? ठीक है। मतलब कि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके बाद प्रोटीन शैम्पू यूज़ करेंगे तो उनके हेयर की कंडीशन अच्छी रहेगी। ओके, ये हमारी होगी वॉशिंग की, हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑयलिंग की। कितनी दफ़ा ऑयलिंग करनी चाहिए अपने स्कैल्प को जो है वो? आपने ट्रीटमेंट करवा लिया तो फिर तो ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, लेकिन हमारे तो सदियों से चलता आ रहा है, हमारी माएँ जो है वो नहीं थे ना तब ट्रीटमेंट भी तो नहीं थे ना, तब ये होता था माइंड में, तब कलर भी नहीं थे, इतना ग्रे हेयर्स का इशू भी नहीं था ना, वो अब ज़्यादा हो गया तो माएँ मेहंदी भी लगा देती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि क्लाइंट आके कहते हैं कि हमारे यूरोपियन कलर करें, डार्क से तो साइड पे जा रहे हैं कि यूरोपियन कलर हो, तो उसके लिए तो फिर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ऑयल तो फिर उस पर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा मैम, ये ज़रा बताइएगा कि हम रूटीन की बात कर रहे थे, क्या अब अगर आप किसी ने आपसे करवा लिया है, ट्रीटमेंट करा लिया है, तो उसने बिल्कुल पूरी ज़िंदगी ऑयलिंग करनी ही नहीं है या महीने में एक दफ़ा ऑयलिंग कर सकते हैं? बेस्ट ऑयल्स बता दें कौन से हो सकते हैं अपने स्कैल्प के लिए? हो गया, सरसों का जैसे आजकल बड़ा इन है, वो कर सकते हैं आप। जो आपकी रूटीन में आप जो भी ऑयल कर रहे हैं कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हमने बात की वॉशिंग की, हमने बात की ऑयलिंग की, अब हम ज़रा कंडीशनर्स पे आ जाते हैं। बड़ा एक साइंटिफिकली भी लोग इस पे बड़ी डिबेट चलती है ऑनलाइन भी कि कंडीशनर यूज़ करना चाहिए शैम्पू के बाद या नहीं करना चाहिए। एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड यू रिकमेंड? करना चाहिए। ओके, वो भी उसकी भी वही जो है वो आपने बताया कि प्रोटीन रिच होना चाहिए उसमें। जी जी बिल्कुल, ऐसे प्रोटीन होना चाहिए। और क्या रूटीन होनी चाहिए कंडीशनिंग की? डेली कंडीशन कर सकते हैं या जिस दिन आपने शैम्पू करना है? जैसे आप वॉश कर रहे हैं, वॉश अगर हफ्ते में आप 2 दफ़ा वॉश करते हैं तो उसमें शैम्पू कंडीशनर, फिर कंडीशनर ज़रूरी हो जाता है। शैम्पू ज़रा ड्राइनेस कर देता है तो फिर कंडीशनर साथ मॉइस्चराइजर है। ठीक है। मैम, इसमें जब आप 2 दिन वॉश करने की बात करती हैं तो ये तो हमने चले 2 दिन शैम्पू कर लिया, लोग जो हैं वो कैप्स इस्तेमाल करते हैं जब नहाने जाते हैं, कि एक्सपर्ट्स आप लोगों की तरह जैसे आप रिकमेंड कर रही हैं, तो क्या वो जो कैप पहन के हमने नहाना है या वैसे पानी से नहाया जा सकता है डेली जो है वो वॉश कर सकते हैं? नहाया जा सकता है डेली, ऐसा कोई इसका इशू नहीं है कि आप कैप पहने या वैसे इस तरह से। जब आपने हेड वॉश करना है आप कर सकते हैं। डेली रूटीन में सीरम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्या सीरम्स वाकई इस्तेमाल हमें करने चाहिए या ये एक एडिशनल कॉस्ट है हमने अपनी रूटीन में ऐसी डाली हुई है? अगर आप सीरम इस तरह से यूज़ कर रही हैं, लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि डेली स्ट्रेट करती हैं अपने हेयर को और डेली ब्लो ड्राई कर रही हैं, तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी हो जाते हैं सीरम यूज़ करने चाहिए।
मैं अपनी फील्ड के बात कर लेता हूँ, मेरे भी डेली जो है वो हेयर जो है वो ब्लो ड्राइंग होती है, डेली मेकअप भी किया जाता है, स्प्रे इस्तेमाल होता है। तो अगर जैसे मीडिया के प्रोफेशनल्स के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस तरह का होता है ना, जिन्होंने कैमरा पे आना होता है, बिल्कुल। उनके लिए आइडियल रूटीन क्या होनी चाहिए? क्या अगर सिर्फ ब्लो ड्राइंग से पहले वो जो हीट प्रोटेक्टर ने लगा लें बालों के लिए, वो जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है, लगाना चाहिए। आपके हेयर सेफ हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते। ठीक है, जी, वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए आपको। उनके लिए कोई और ख़ास तदाबीर, या वही जो नॉर्मल लोगों के लिए जो आपने नॉर्मल है रिकमेंड वही की? आप कर सकते हैं केयर, बस कलर का ख्याल रखें, जो आप ब्रांड यूज़ करें अच्छा ब्रांड होना चाहिए। ओके मैम, इस पे हम ज़रा मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल। मेरा नाम मिसेस खालिद है। जी जी सवाल कीजिएगा मैम। मेरा सवाल है सफ़ेद बाल का। मेरे ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो गए, मतलब इतने नहीं है, मतलब नॉर्मल है। तो मैं चाह रही थी मैं कलर कराऊं या मैं कुछ और करूं, मुझे थोड़ा सा हेल्प करें। मैम वो उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, वो पूछना चाह रही हैं कि क्या मैं किसी को ट्रीटमेंट की तरफ या कुछ और की तरफ चला जाऊँ या कलर करा लूँ? कलर ग्रे हेयर्स का तो कलर ही आप कर सकते हैं, ट्रीटमेंट से तो नहीं हो सकते। जो कहते हैं ना कि ये ऑयल है आप लगाएं, आपके कभी वाइट हेयर नहीं These are all आएंगे, myths. कुछ भी नहीं है, ये तो नेचुरल है। जो ग्रे हेयर आ रहा है वो नेचुरल है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। मैम हेयर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर तफसीलन मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे बालों के हेल्थ के हवाले से। हमने पूरी जो है वो रूटीन बनाई कि किस तरह जो है वो एक अच्छी रूटीन होनी चाहिए, उसी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मैम से जानते हैं कि आखिर ये जो आजकल 15-15 साल 16-16 साल के बच्चों के जो बाल हैं जो वाइट हो रहे हैं, उसकी आखिर बुनियादी वजह क्या है? कि कुछ तरह के डाइटरी चेंजेस हो रहे हैं या माहौल की वजह से कुछ जो है पर हम असर हो रहा है? मैम बताइएगा कि काफ़ी छोटे बच्चों के भी बाल जो हैं वाइट होना शुरू हो गए, उसकी वजह क्या है? सर डाइट पे बड़ा डिपेंड करता है। आजकल के बच्चे जो हैं फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। मेरे पास ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनका सबका ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग तो यही कहते हैं थोड़ा डाइट का ख्याल किया करें। बाकी जो है हमारा तो कलर का काम है, और कलर का ही बताते हैं कि आप अगर हैं तो फैशन कलर पे आ जाएं, बस उसको कवर कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते ग्रे हेयर्स को। मैम अगर उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कवर कर सकते हैं, तो कुछ लोग कहा जाता है कि स्किन टोन के लिहाज से आपको कलर जो है वो रिकमेंड होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे कुछ ही लोग होता एक अडॉप्ट कर लेते हैं कलर और फिर उसी को पूरी ज़िंदगी लगाते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लुक्स के साथ। तो अगर आपने एडवाइस करना, अगर किसी का जैसे मेरी तरह थोड़ा सा वीटेस्ट सा कलर है, उसको आप कौन सा कलर रिकमेंड करेंगी? या किसी का कोई बहुत रंग सफ़ेद है तो उसको कौन सा कलर? ज़रा एक चार्ट के हवाले से अगर बताइएगा। जैसे एक गंदनी कलर है हमारी एशियन टोन है, तो उसके हवाले से हम कहते हैं कि ब्लॉन्ड कलर करवा लें, ब्लॉन्ड सूट करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमें ऐश करके दें। ऐश तो यूरोपियन कलर है, हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि बालों में ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट का मशवरा देते हैं कि आप अगर ये कलर करवाती हैं, उसमें ग्रे हेयर्स तो कवर हो जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद आते हैं, 1 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ बाद भी आते हैं। तो उसमें फिर यही बताते हैं कि फेस के अकॉर्डिंग या तो ब्लॉन्ड कलर करवा लें या ऐश कलर। आजकल जो इन है ज़्यादा ऐश कलर बहुत ज़्यादा इन है। ऐश की बात करें तो मैंने खुद भी वो ग्रेश ऐश कराने की 4 दफ़ा कोशिश की। जिस भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं वो कहते हैं या तो हम कर नहीं सकते या अगर आप करेंगे तो आप पे सूट नहीं लगे। तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे शायद आपसे होगा ही नहीं वो, और वो कर दिया जाता है, ब्लॉन्ड हो जाते हैं बाल, जो वो कलर लगाने से पहले ब्लीच की जाती है, उसके बाद वो कलर दोबारा आता ही नहीं है। सर इस पे हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं क्लाइंट से 3 से 4 इयर्स की, कि आपने पहले कौन सा केमिकल यूज़ किया, मेहंदी तो यूज़ नहीं की, या कलर किया तो किस ब्रांड का, कि इसको हम कट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारी जो एशियन टोन है इसका हेयर का पिगमेंट रेड है, तो रेड को कट करके यूरोपियन पे जाना, येलो पे जाना, उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो वो जो मतलब आप मुझे अपनी हिस्ट्री बताएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगी। मेरी एज के लड़के भी करा रहे हैं ना सॉल्ट एंड पेपर लुक के लिए, तो ऐश के लिए थोड़ा सा बाल अपना कराना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही कम लोगों जो है वो कर पा रहे हैं, बाल ज़ाया हो जाते हैं। सर कम लोग तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट से हिस्ट्री पूछना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर केमिकल यूज़ किया उन्होंने, कोई ऐसे कलर किए उस पे नहीं आ सकता वो शेड। वर्जन हेयर है, कभी कोई केमिकल की एप्लीकेशन नहीं की गई तो उस पर ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एज ओल्ड प्रैक्टिस है, जैसे आपने कहा कि मेहंदी तो नहीं इस्तेमाल की हुई, तो माएँ जो हैं वो हमारी बहनें भी घरों में देखते थे, बहनें हमारी या एज की तो नहीं, हमसे बड़ी जो खाला की बेटी हैं या कुछ इस तरह कज़न्स हैं, वो करती होती थी, मेहंदी लगाई जाती थी, तो आप क्या वो रिकमेंड करती हैं या नहीं लगानी चाहिए? अगर फैशन की तरफ जाना है तो फिर मेहंदी नहीं कहते, ये कहते हैं कि मेहंदी ना लगाएं आप, मेहंदी भी ना लगाएं, कोई ऐसे कलर भी ना करें जिसमें रेड पिगमेंट हो। ओके ओके। एक अच्छे ब्रांड की आपने बात की कि कलर का इस्तेमाल करना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है बैड है, कितनी दफ़ा एक दफ़ा कलर कराना चाहिए? किसी इवेंट के लिए करा लें या मुतवातिर तौर पर कराया जा सकता है? अगर ग्रे हेयर्स का इशू है तो फुल आप एक दफ़ा कलर करवाएं 1 साल में, और आप रूट्स कवर कर सकते हैं अपने 1/2 इंच 2 इंच जितना भी आपके रूट्स आ रहे हैं। फुल हेयर पे 1 ईयर 2 ईयर्स का गैप देना चाहिए अगर ब्लीचिंग वाले कलर कर रहे हैं तो। जैसे एश टोन हो गया। सर, हम काइंडनेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, हेयर पे हमने ज़रा बात की, मैं ज़रा समझना चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हमारे पास 1 से 1.5 मिनट है। काइंडनेस को अगर हमने अपने माशरे में बढ़ाना है, दोबारा से बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेके आना है, तो एक बुनियादी कुछ स्टेप्स बता दें पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ें जो हैं वो शामिल कर लें, ताकि बच्चों के अंदर ये जो रवैया है, ये काइंडनेस का बिहेवियर है, ये पैदा होना शुरू हो जाए। जी वेल, काइंडनेस की जो है उसकी प्रमोशन के लिए सबसे पहले जो एसेंशियल है वो ट्रूथफुलनेस है, कि बच्चा जो सच बोलेगा आपने उसको अप्रिशिएट करना है, और उसके साथ बच्चों को जो है मोटिवेट ये करना है कि वो और लोगों को भी इस क्वालिटी के ऊपर अपने साथ अटैच करें, अलाइन करें कि ये बच्चे सच बोलने वाले हैं किसी जो है। और आप आजकल ट्रेंड देखें कि मुलाजमीन के साथ और जानवरों के साथ भी जी, और इन्वायरमेंट के साथ, पौधों के साथ भी, आपने अक्सर ऑर्चिड्स में, गार्डन में कहीं जाएं तो वहाँ लिखा होता है फूल तोड़ना मना है जी। तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है कि आप वहाँ की ब्यूटिफिकेशन के अंदर कोई पॉजिटिव रोल अदा करें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो एज इट इज़ जो चीज़ जहाँ है उसको, जानदार हैं पौधे भी, उनके साथ जुल्म ना करें, जानवर हैं उनके साथ भी हमने काइंडनेस करनी है। हमारे यहाँ माशरे में जानवरों पे बड़ा जुल्म किया जाता है, कोई भी जानवर जा रहे होंगे जिनको हम सवारी के लिए इस्तेमाल करें, उनको मारा पीटा जाता है, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालेगा, बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। ये बिल्कुल जो इंसदाद बेरहमी हैवानात है, ये एक सोसाइटी के अंदर बहुत लाजमी है। बिल्कुल, आप वेस्ट की या किसी भी अच्छे तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता कंट्री के हवाले से देखेंगे तो वहाँ एनिमल राइट्स की मूवमेंट्स हैं। ओके, तो वहाँ आप जो है प्रॉपर, अगर आपने कोई कुत्ता या पेट या जानवर रखना है तो वो आप उनसे चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी ब्रीड का जानवर दें, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप किस ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको देखेंगे कि आपका कल्चर कैसा है, क्या आप जो है ह्यूमैनिटी के मुताबिक जो है जानवरों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो है जानवरों के साथ और अपने जो है पौधों के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है गुड होना इज़ ए एक्ट ऑफ काइंडनेस। बिल्कुल, ना सिर्फ आपने इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना है, पौधों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, और जानवरों के साथ आपने ख़ास तौर पर जो है वो अपना अच्छा सलूक करना है। समनीन साहिबा, हम लोग बालों की हेल्थ के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जो बालों की मेंटेनेंस है उसके ऊपर ज़रा आप दोबारा रोशनी डालें। एक केयर, आफ्टर केयर जो होती है डाई कराने के बाद, वो क्या होनी चाहिए? सर, ऐसा है, आफ्टर केयर ये हो सकती है कि अगर आपने ड्राई करवाया तो हेयर की कंडीशन पर डिपेंड करता है, बोटॉक्स करवाएं, केराटिन करवाएं, और उसके साथ जो है आप हेयर केयर जो बताए आपको ब्यूटिशियन, हेयर आर्टिस्ट, वो आप करें, जैसे अच्छा शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क है तो हेयर मास्क, हेयर सीरम्स, ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हेयर मास्क अगर कोई आप अच्छा रिकमेंड करना चाहें, नेचुरल लोग बनाते हैं, चावलों के आटे का बना लेते हैं कुछ लोग। सर, अब तो मार्केट में ऐसे हेयर मास्क आ गए हैं ब्रांड के, बहुत ज़बरदस्त हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैम, आप लोग अभी तक कुछ लोग काफ़ी प्रोडक्ट्स की आपने बात की, लोग जो हैं वो नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम ऑर्गेनिक चीज़ों से इस्तेमाल करें। दूसरा, दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, एक आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। सर, ऐसा ही है, अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जब हम करते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो फिर उनको ज़रूरी होता है बताना कि होम रेमेडीज़ यूज़ ना करें आप। अगर आपने कलर करवाया है, होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो उससे हेयर में ड्राइनेस आ जाएगी। अच्छा, हाँ जी, अगर जो आपने ट्रीटमेंट लिया है वो आपका हेयर डैमेज कर सकता है, आपने होम रेमेडीज़ यूज़ की हैं। तो जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उनके हेयर को डील करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट एक कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जब अपने बालों के लिए करा सकते हैं अगर वो बिल्कुल ही उनकी हेल्थ ख़राब हो चुकी है। एज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट है। देखें, केराटिन जो है वो अच्छा केराटिन
14 से 15 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट वो होगा। लोगों का कोई शादी का इवेंट होगा तो वो उस पर 14 से 15 हज़ार लगाएंगे। आम बंदा जो है वो 14 से 15 हज़ार कैसे निकाल सकता है महीने के तौर पर, अगर हम देखें? नहीं सर, ऐसा है कि वो आपका 3-4 मंथ रिजल्ट भी तो रहता है ना फिर उसमें। अगर आपने अपने हेयर पे 15,000 या आपने 20,000 लगाया अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि हेयर की हेल्थ कैसी है। ये आपका 1 ईयर 2 ईयर रिजल्ट चलते भी हैं। अच्छा मैम, केराटिन ट्रीटमेंट में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं केमिकल्स का। केराटिन ट्रीटमेंट को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा उसके, क्योंकि जो पार्ट्स हैं पहले उसको किया जाता है, एक लगाए जाते हैं प्रोडक्ट्स, फिर उसके ऊपर ड्राइंग की जाती है, फिर वॉश किया जाता है, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं। वो जो पूरा ट्रीटमेंट ज़रा नाज़रीन के लिए बड़े आसान अल्फाज में समझाइएगा। सर केराटिन जो है आजकल क्या इन चल रहा है कि क्लाइंट की स्ट्रेटनिंग कर देते हैं और कहते हैं कि ये केराटिन की है। वो केराटिन नहीं होता है। केराटिन एज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आपको स्ट्रेटनिंग नहीं देता। क्लाइंट का जो है हेल्दी होता है। बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड्स हैं, अगर आपको अपना कोई पैगाम देना चाहें, बिल्कुल लास्ट 30 मेरा ये है कि आप जो है ना घर में जो एक्सपेरिमेंट क्लाइंट्स करती हैं वो ना किया करें। सबरीन साहिबा बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने तफसीलन जो है वो हेयर की हेल्थ के ऊपर गुफ्तगू की। शाचा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने जो है वो काइंडनेस के ऊपर गुफ्तगू की। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया कि हमने ना सिर्फ इंसानों के साथ जो है वो रहम दिली का सलूक रखना है, हमने जो हमारे पौधे हैं उनके साथ भी और जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक रखना है। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।